यूके हिंदी समिति के सहयोग से आयोजित सानिध्य संवाद की इस 38वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर सुरेश पंजी, जिनकी नवीनतम पुस्तक शब्दों के साथ साथ महीनों से ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज का हमारा सत्र इसी पुस्तक पर केंद्रित है। आज के सत्र में हमारे साथ हैं भारत से हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार और भाषाविद राहुल देव जी। इस पुस्तक की प्रकाशक वैशाली माथुर जी, जो कि पेंगुइन इंडिया की प्रमुख कमिश्निंग एडिटर हैं। भारत के लोकप्रिय दैनिक प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी जी। ब्रिटेन की वरिष्ठ हिंदी लेखिका कादम्बरी मेहरा जी, जो कि अभी जुड़ेंगी। कहानीकार और कथा यूके के प्रमुख तेजेंद्र शर्मा जी, जो शायद जुड़े। और भारतीय उच्चायोग की हिंदी अताशे नंदिता साहू जी, उम्मीद है जुड़ेंगी। अरुणा अजीत सरिया जी, जो कि हैं। सिंगापुर से सिंगापुर संगम की प्रमुख संध्या सिंह जी और यूके हिंदी समिति के प्रमुख सुरेखा चौफला जी, जिनके विशेष सहयोग से आज कुछ हिंदी के छात्र भी यहाँ मौजूद होंगे। आज के सत्र की अध्यक्षता करेंगे बीबीसी हिंदी के रेडियो के पूर्व प्रमुख और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के टीकाकार शिवकांत शर्मा, जो कि सानिध्य के भी अध्यक्ष हैं। सुरेश पंजी से एक संक्षिप्त बातचीत के दौरान हम आज के खास मेहमानों के भी विचार सुनेंगे। दूसरे चरण में हम कुछ सवाल लेंगे और अंत में अध्यक्षीय संबोधन के लिए शिवकांत जी के विश्लेषण पर जाएंगे। सुरेश पंजी की पुस्तक का जायजा लेने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये हिंदी के शब्दों, भाषा की एक ऐसी रोचक यात्रा है जो शब्दों, मुहावरों और अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों की उत्पत्ति और विकास की कहानी एक दिलचस्प अंदाज में कहती है। किसी भी भाषा का उद्देश्य संप्रेषण है, अपने भावों और विचारों की सही और सटीक अभिव्यक्ति। कोई भी जुबान या भाषा इसे हासिल करती है अपने शब्दों से, मुहावरों से, वाक्य विन्यास से, शब्दों में छिपे इतिहास से और ध्वनि सूचक शब्दों से भी। पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित 222 पृष्ठों की इस पुस्तक के 128 अध्यायों के जरिए सुरेश पंजी ने इसे बखूबी हासिल किया है। शब्दों के साथ साथ हिंदी भाषा को उसकी संपूर्णता में समझने और समझाने का एक सार्थक प्रयास है। कोई भी जुबान, कोई भी भाषा आखिर है क्या? अपनी बात कहने की योग्यता, सलीका और अदा है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और यही बात गुलजार साहब ने अपने एक मशहूर फिल्मी गीत छैया छैया में कुछ दूसरे अंदाज में कही। वो यार है जो खुशबू की तरह है, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। यहाँ उर्दू से मुराद किसी भी भाषा की रवानगी से है, योग्यता से है, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी। जिनकी वाणी में सरस्वती हो, उसकी तलाश किसे नहीं रहती। फलां को बुलाइए, प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे। मतलब ये कि पंत जी की इस पुस्तक की जरूरत हर एक को समान रूप से है, चाहे वो हिंदी के छात्र हों, शिक्षक हों, लेखक हों, संपादक हों या भाषाविद हों। पुस्तक की एक खास बात यह भी है कि इसके छोटे छोटे अध्याय तथ्य या विषय को बोझिल नहीं होने देते। इससे पाठकों की रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है। डॉक्टर सुरेश पंत का जन्म पिथौरागढ़, उत्तराखंड के गांव में हुआ, जहां से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में परास्नातक की उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने संस्कृत में परास्नातक और पीएचडी किया। 1960 के दशक से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हिंदी शिक्षण के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में हिंदी विशेषज्ञ, परामर्शदाता, लेखक और समीक्षक के रूप में रहे। आइए सुरेश पंत जी का स्वागत तालियों से करें। सानिध्य के लंदन के आभासी मंच पर आपका स्वागत है पंत जी। पंत जी नमस्कार। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने ये पुस्तक क्यों लिखी, और ये भी कि व्युत्पत्ति विज्ञान पर आपकी रुचि जागी कैसे? हाँ,
तो आपके प्रश्नों के 2 भाग थे, क्यों लिखी और रुचि कैसे जागृत हुई? मैं दूसरे सवाल से शुरू करता हूँ, रुचि कैसे जागृत हुई? ये स्वयं मेरे लिए अपने विषय में सोचते हुए भी इसका निश्चित उत्तर मैं ढूँढ नहीं पाता। बस बचपन से ही मेरी मातृभाषा आज बोली कह लीजिए कुमाऊनी रही है जी। और एक कभी भी कोई प्रश्न, कोई बातचीत करते हुए कुमाऊनी में ही कोई शब्द माँ या दादी या मामा या कोई घर के बोलते थे, तो मेरा ध्यान इस पर जाता था कि ये यही क्यों बोलते हैं, इसके लिए कोई और शब्द क्यों नहीं बोलते? माँ से कभी-कभी मैं माँ से और मामा जी, मैं उनके साथ भी रहता था, इनसे डाँट भी खाता था कि तुम कहाँ लेके बैठ जाते हो इन शब्दों को। लेकिन वो जिज्ञासा पनपती चली गई। स्कूल, मुझे याद आता है कि स्कूल स्तर पर एक आचार्य जी हमें संस्कृत पढ़ाते थे। उनको मैं एक तरह से दुखी करता था। मैं बार-बार पूछता था ये ऐसा क्यों हुआ? और उन्होंने मुझे कह दिया, तो बहुत प्यार करते थे, कहने तुम बहुत वाचाल हो। अब मैं वाचाल शब्द के पीछे पड़ गया क्योंकि कुमाऊनी, अगर आप शायद जोशी जी जानते हो, मैं जानती हूँ, वहाँ वाचाली शब्द है, वैचालचू। वाचाली है वो पगले के लिए कहते हैं। तो मैं अपने आचार्य जी के पीछे हो गया कि आपने मुझे वाचाल क्यों कहा? तो उन्होंने बताया कि वाचाल वो नहीं है जो पहाड़ में वैचाली मैंने पगला, अर्थ पगला, क्रेजी के लिए कहते हैं, ये नहीं है। तो एक तो संस्मरण नहीं है, ये धीरे-धीरे ये आदत बढ़ती चलेगी। और फिर मैं, संयोग कह लीजिए कि हिंदी शिक्षण की ओर आया, तो हमेशा लोगों से इसी बारे में बात होती रहती थी। अब दूसरे, लंबा नहीं जाना चाहता। दूसरी बात थी कि क्यों लिखी? पहले अध्यापकों से संवाद होता था या गोष्ठियों में विद्वानों से संवाद होता था, अच्छे-अच्छे हिंदी के लेखक। ये मेरा सौभाग्य है कि विभागाध्यक्ष हिंद भारत भर के विशेषज्ञों से बातचीत होती थी और शब्दों के बारे में बहस होती थी, तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी। अ, लेकिन अध्यापकों से मैं खास तौर पर जुड़ता था। भारत में बाहर, भारत से बाहर, जहाँ भी मुझे विद्यालय स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण, भाषा संबंधी कैसे पढ़ाई जाए, शब्दों को कैसे सिखाया जाए, इसके बारे में वर्कशॉप करने का निमंत्रण मिलता है, तो मैं 10 काम छोड़ के चला जाता था। अब संयोग ये हुआ कि ये काम लगातार चलते रहे। कोविड के दौर में, जैसा आप जानते हैं, दुनिया भर से संपर्क कट गया। मैंने कुछ दिन एक यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया, लेकिन उस पर भी मुझे आनंद आया नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तकनीक से अनभिज्ञ हूँ, तो किसी से सहायता नहीं पड़ती थी। ब्लॉग्स लिखने शुरू किए, अपनी भड़ास ब्लॉग में निकाली, भाषा के बहाने नाम से। और इस बीच संयोग से कोविड समाप्त होते-होते मेरे पास कुछ सामग्री एकत्रित हो गई थी। तो एक दिन वैशाली जी का पेंगुइन से, मैं उनको जानता नहीं था, आज भी प्रत्यक्ष नहीं जानता हूँ। उनका एक प्रस्ताव आया कि साहब आप एक इस तरह की पुस्तक हमारे लिए लिखिए। तो एक एक तरह से अपरिचित व्यक्ति से ये प्रस्ताव मिलते हुए मैंने उसको थोड़ा हल्का ही लिया। मैंने कहा देखिए, मैं, आप मुझे जानती नहीं है, आप मेरी शैली को नहीं जानती, मैं क्या लिखता हूँ। नहीं, मैंने, उन्होंने बताया कि वो मुझे ट्विटर वगैरह में फ़ॉलो करती हैं, वो मेरे तमाम अपडेट्स देखती हैं, और उन्होंने कहा सर मैं बिल्कुल इसी तरह की पुस्तक चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि ये अवसर है, तो आज़मा के देखा जाए कुछ इस दिशा में भी। इससे पहले मैंने जो पुस्तकें लिखी थी, या तो वो शोध संबंधी थी, शोधपरक, जिनके पाठक प्राय मिलते नहीं, आप सब जानते हैं सत्य को, या फिर विद्यालय स्तर के अध्यापकों के स्तर के कुछ व्याकरण समस्याओं पर थी। व्याकरण का क्योंकि मेरी रुचि रही है, लेकिन उनका उनका सर्कुलेशन विद्यालय स्तर तक ही था। अब जब वैशाली जी से ये निमंत्रण, आमंत्रण मिला, तो मैंने भी हिम्मत बटोरी, और ये उनको ही श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझे से आलसी से ये काम करवा लिया, इसका श्रेय उन्हें जाना चाहिए। सुरेश जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जी, आपने अपनी प्रस्तावना में ये कहा है, बड़े विनम्रता पूर्वक, जो कि आपकी शैली है, हुँ, कि ये इस विषय पे आपका पहला काम नहीं है, इसके पहले भी पुस्तकें लिखी गई हैं। हुँ। तो इसके पृष्ठभूमि पर आप ये बताना चाहेंगे कि कौन-कौन से ऐसे
काम थे जो जिनसे आपको प्रेरणा मिली या ये जिससे जी। हिंदी यों तो समग्र रूप से अगर कहें तो हिंदी व्युत्पत्ति पर एक कोई स्वतंत्र बड़ा सा काम तो नहीं हुआ है, इसको हमें स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे गुरुजी थे भोलानाथ तिवारी जी, उन्होंने हिंदी शब्दों पर एक छोटी सी पुस्तिका लिखी। किशोरीदास वाजपेयी जी ने अपने हिंदी शब्दानुशासन में और अन्य ग्रंथों में, तुरंत मुझे याद नहीं आएंगे ग्रंथों के नाम, लेकिन उन्होंने इस बारे में लिखा। और इधर नई पीढ़ी में कई लोगों ने ब्लॉग्स के माध्यम से, बल्कि याद नहीं आ रहा है, वर्णेरकर, अजीत वर्णेरकर, उन्होंने हिंदी की शब्दों की यात्रा पर, शब्द कहाँ से कैसे चले और कैसे पहुंचे, इस पर लिखा है। और भी कुछ लोग हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम इसलिए नहीं किया कि हिंदी में व्युत्पत्ति तो हुआ है, इस दिशा से हुआ नहीं है। असल में मैं आपको सच बताऊं कि अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं, फाउलर की जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड से, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश यूसेजेस या ऐसे ही कुछ है, यूसेजेस पर हिंदी में कोई काम डिक्शनरी के तौर पर तो नहीं हुआ है। बहुत से कोशों में व्युत्पत्ति का स्रोत नहीं है, और कुछ कोशों में व्युत्पत्ति का स्रोत वो संक्षेप में ब्रैकेट में दे देते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी या कुछ और स्रोत या संस्कृत। बहुत से उनमें नहीं भी कोई स्रोत देते क्योंकि काम नहीं हुआ गंभीरता से। अब अगर आप ढूंढें कि अमुक शब्द की व्युत्पत्ति, तो हमें या तो उसके तत्सम रूप को ढूंढना पड़ता है संस्कृत कोशों में, संस्कृत में बहुत काम हुआ है और सौभाग्य से वो ऑनलाइन उपलब्ध भी है। हिंदी में जो काम हुआ है वो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है बहुत सारे, शायद कॉपीराइट का चक्कर हो या क्या हो। तो या संस्कृत की ओर जाना पड़ता है या उन भाषाओं के कोशों की ओर जाना पड़ता है। और आवश्यक नहीं कि हिंदी पर काम करने वाला उन भाषा से, मैं हिंदी के फारसी से उत्पन्न शब्द पर जाऊं या अरबी से उत्पन्न शब्द पर जाऊं, तो मैं अरबी नहीं जानता, मैं फारसी भी नहीं जानता, तो मेरे ढूंढने में समस्या होती है। तो कुछ विद्वान मिलकर अगर ये काम कर सकें, मुझे एक प्रकाशक ने कहा भी था कि सर मैं फाउलर की तरह का कोर्स चाहता हूँ और आपसे चाहता हूँ, तो मैंने कहा मेरे एक के वश का तो नहीं है कोर्स लिखना किसी एक का, आप एक समिति बनाइए और वो समिति देखते हैं क्या कर सकती है। तो इस तरह जी, का जी, काम हुआ है। इस आपकी जो बातचीत है, ये जिन्होंने ये पुस्तक पढ़ी है वो तो इसको समझ रहे हैं, पर चूँकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो अच्छा। व्युत्पत्ति के कुछ रोचक उदाहरण आप दे करके थोड़ा-सा बताएँ, ताकि सारे लोग इसके मर्म को समझें कि कैसे ये व्युत्पत्ति किस तरह से भाषा को विकसित करती है। देखिए अभी कुछ देर पहले जब हम लोग अनौपचारिक बात कर रहे थे तो शिवकांत जी ने एक बात कही थी कि भाषा कैसे मनोविज्ञान से जुड़ती है, और इस संबंध में संस्कृत में नैयायिकों की और वगैरह वगैरह की बहुत बड़ी चर्चाएं हैं, मिलती हैं, कैसे शब्द आए, कहाँ से आए। दुर्भाग्य से ये परंपरा विलुप्त हो गई। जब हम संस्कृत से हम लोग जो जो कटते चले गए, त्यों-त्यों ये जो शास्त्रार्थ की और व्युत्पत्ति की परंपरा थी वो हट गई। लेकिन आखिर भाषा के बिना तो हम कोई अभिव्यक्ति कर नहीं सकते, मूल माध्यम है। तो ये बात उठती है प्रायः कि भाई ये शब्द आया तो आया कहाँ से, और उठनी भी चाहिए। क्योंकि संपदा किसी भाषा की किसी एक स्रोत से नहीं होती, अनेक स्रोतों से होती है। और उन स्रोतों का अगर पता लग जाता है तो हमें इस बात में आसानी होती है इसके विकास कहाँ-कहाँ, किन-किन चरणों से हुए और शब्दों में क्या विस्तार आया, क्या ह्रास हुआ, या जैसे लीजिए उत्साह शब्द को ही लेना, तुरंत याद नहीं आ रहे बहुत सारे, उत्साह जी, शब्द को जी। ले लीजिए। संस्कृत का है, तत्समय हम सब जानते हैं, और किसी को भी मैं अगर कह दूं कि आप बड़े उत्साही हैं, मुझे कोई कहता है कि आप बड़े उत्साहपूर्वक काम करते हैं, इस उत्साह करिए, उत्साहवर्धन करते हैं, नेता लोग उत्साह वगैरह वगैरह, आज एक सकारात्मक विशेषण माना जाता है। संस्कृत में ऐसा नहीं था, बिल्कुल विपरीत था। उत्साहम अद्य करिष्यामि, मृच्छकटिक में जो सेंध लगाने वाला चोर है,
वो जब दीवार तोड़ता है चारुदत्त के घर में चोरी करने के लिए, तो कहता है अच्छा आज मैं कुछ उत्साह करता हूँ। उत्साह वहां चोरी, डकैती, इस तरह के नेगेटिव अर्थों में जो हिम्मत की जाती, जो हिम्मत बटोरी जाती है, उसके लिए उत्साह था। लेकिन होते होते अर्थ में परिवर्तन आया, यहाँ विस्तार हो गया, या कहिए जो आज मूल शब्द, आज हम उत्साह का प्रयोग मूल अर्थ में नहीं करते और उसको जानना कोई आवश्यक भी नहीं है। ये बड़े रोचक इतिहास होते हैं शब्दों के साथ। और एक दूसरी बात यही कहना चाहूंगा जोशी जी और मित्रों, कि प्राय ये भी हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कहते हैं बहुत से लोग, अज्ञानवश कहते हैं या भ्रमवश कहते हैं कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, कोट अनकोट। जननी है। मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, संस्कृत में बड़ा प्रेम है, लगाव है आज भी, बल्कि ग्लानि होती है कि मैं संस्कृत पढ़ नहीं सका। लेकिन संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, ये बहुत अत्युक्ति लगती है। भाषाएं ठीक है, बहुत सारा उत्तराधिकार हमको संस्कृत से मिला है, लेकिन एक तो संस्कृत से सीधे हिंदी नहीं जन्मी, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ठ वगैरह एक ये परंपरा थी। भाई संस्कृत लोक भाषा नहीं रही, बहुत कम समय रही होगी। अधिक समय तो ये लोक भाषाएं तो ये थी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश वगैरह। इन शब्द, ऐसा तो नहीं था कि सभी संस्कृत बोलते थे। संस्कृत का जैसा कि नाम सुझाता है कि सुधारी गई भाषा है, तो सुधारी किससे, कोई आधार भाषा होगी वही तो सुधारी। तो कुछ शब्द उस आधारभूत भाषा के चले आ रहे हैं, उनको हमें देखना है। तो ये सब बातें हैं, इसको अधिक विस्तार के लिए समय नहीं है, फिर मैं ही हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है मैं कुछ ज्यादा ही कह गया हूँ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं थोड़ा सा विराम आपको देने के लिए मैं जानना चाहूंगा आशुतोष चतुर्वेदी जी से, जो कि हमारे बीबीसी में सहयोगी भी रहे हैं और प्रभात खबर के प्रधान संपादक हैं। मेरे विचार से शायद आप उसमें लिखते भी हैं। आशुतोष जी, आपने पंत जी की पुस्तक पढ़ी है और आप एक एक सामान्य तौर पे क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? देखिए, बहुत ही ये मौका मिला है कि पंत जी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और उनके किताब के विषय में, उनके लेखन के विषय में मुझे आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुरेश जी की जो किताब है शब्दों के साथ साथ वो भाषा की एक तरह से कुंजी है। जो भाषा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसकी बारीकियों के विषय में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये किताब अनिवार्य है। हम सभी जानते हैं कि सुरेश पंत जी भाषा विज्ञान के बहुत बड़े शोधार्थी हैं और मेरा मानना है, चूंकि सोशल मीडिया पर जब सुरेश जी पंत जी लिख रहे थे तो मुझे पता चला और फिर हम लोगों ने किसी तरह से उनका नंबर लिया और उनसे अनुरोध किया कि प्रभात खबर के पाठकों के लिए वो कुछ लिखें। तो उन्होंने लिखा। मेरा जो मानना है, उनके लेख जहां पर बहुत पढ़े जाते हैं और हमारे केवल पाठक ही नहीं, हमारे संपादकीय के सहयोगी भी उनको बड़ी गंभीरता से पढ़ते थे। तो मेरा ये मानना है कि सुरेश जी इस देश के हिंदी के भाषा के जानकार जो गिने चुने लोग हैं उसमें से एक। मैं इस विषय में ललित जी 3 लेखों का भी संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा जो सुरेश जी ने प्रभात खबर के लिए लिखे। बहुत ही, देखिए, हम लोग उर्दू, फारसी, हिंदी में ही बहुत बार उलझे रहते हैं। मुझे याद है कि सुरेश जी ने एक लेख लिखा जिसमें था कि तमिल भाषा का विस्मय सूचक शब्द अय्यो, इस पर पूरा एक लेख था और उसको मैंने भी कई बार पढ़ा, हमारे साथियों ने पढ़ा, उस पर बड़ा विमर्श हुआ और चर्चा हुआ कि कैसे तमिल भाषा का एक शब्द है अय्यो और उसके कोई समानार्थी शब्द किसी भी भाषा में नहीं है। और सुरेश जी के शब्दों में कि अय्यो के समतुल्य आश्चर्य बोध का ये शब्द किसी भाषा में उपलब्ध नहीं है, जो अकेला भय, विस्मय, शोक व प्रसन्नता भाव को व्यक्त करता है। तो इस तरह की जो जानकारियां उनके लेखों से हमारे पाठकों को मिली। एक और ऐसे ही दिलचस्प है जो भी, वो भी बहुत पढ़ा गया। अब सावन का मौका होता है, हम लोग जो है घर घर में और खासकर उत्तर भारत में घेवर आता है सब घरों में। उस पर एक लिखा, तो घेवर में हो सकता है मिठाई में, लेकिन घेवर के बारे में भाषाई दृष्टि से जो लेख है
मुझे अभी भी याद है, मैं इन 3 लेखों का उल्लेख कर रहा हूं कि कैसे घी से भरपूर होने के कारण संस्कृत में घेवर को घृतपूर कहा गया, और व्युत्पत्ति है कि घृतेने पूस्यते इति घृतपूर। आचार्य हेमचंद का भी सुरेश जी ने उसमें उल्लेख किया कि पिष्टपूर, घृतवर व घार्तिक भी घेवर के पर्याय है, और घृतवर के घेवर की व्युत्पत्ति अधिक निकट लगती है। तो ये एक घेवर के विषय में, मिठाई के विषय में और भाषा की दृष्टि से एक अलग दृष्टिकोण से सुरेश जी ने किया। और जो अंतिम है बात जो मैं कहना चाहूंगा ललित जी, जो मुझे है, एक लेख लिखा वो भी काफी है चर्चित रहा, क्या हम नक्सुरे होते जा रहे हैं, जिसमें सुरेश जी ने कैसे बताया कि भाई हम लोग आदेशनार्थक क्रियापद को ओ को भी नाक लग गई है, ये उनके शब्द है, और बच्चों आओ बैठो पढ़ो जैसे क्रिया के रूप भी हम लोगों को नजर आने लगे हैं। और सुरेश जी उस लेख में लिखते हैं कि ये प्रवृत्ति बनी रही तो लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक स्वर अनुनासिक हो जाएगा और हम सब लोग नक्सुरे हो जाएंगे। तो इन सब लेखों से और विषयों से एक अलग तस्वीर सुरेश जी की होती है, भाषा के और विषयों के जानकार के, और कैसे वो विभिन्न विषयों को भाषाई दृष्टि से देखकर और प्रस्तुत करते हैं। ये सब के लिए, सब हिंदी भाषियों और पाठकों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि वो उनकी ये पुस्तक आई, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में वो कार्य जारी रखें। और प्रभात खबर में भी कम ही लिख रहे हैं सुरेश जी, आपसे अनुरोध रहेगा कि कुछ कभी कभी थोड़ा सा अवसर जो है हम लोगों को और हमारे पाठकों को और दे। जी ललित। धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी। आशुतोष जी का मैं बस बीच में 1 मिनट मुझे दीजिएगा जोशी जी। जरूर हम लिख पा रहे हैं इसके लिए तो भाई मन उमगत तन नाही, सूर ने कहीं कहा था। मन में होता बहुत लिखे लेकिन अब शरीर अधिक साथ नहीं देता। लेकिन मैं आपके उस लेख के बारे में बहुत सचमुच वो मैंने मन से लिखा था, नक्सुरे होते जा रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है राहुल जी, आप लोग जितने भी लोग हिंदी में काम करने वाले हैं, संबोधन में ओंकार जो भी है, औ से कहना, भाइयों बहनों साथियों देशवासियों मित्रों बालकों, इस औ को सुनते सुनते कान पक जाते हैं। पता नहीं कैसे ये चल पड़ा है, कैसे चल पड़ा है, उसके अपने आप में इतना बड़ा शोध का विषय भी नहीं है। लेकिन पिछली सदी में हम लोग जब हिंदी के विद्यार्थी थे, पढ़ा रहे थे, तब बहुत कम सुनने में आता था कि संबोधन में कोई अनुनासिकता लगा दे। आज पढ़े लिखे लोग, लेखक, साहित्यकार, मीडिया में काम करने वाले और इधर उधर सब संबोधन लगा रहे हैं। और अब वो ये कहते हैं कि साहब संबोधन ही ठीक है, बहुवचन में है। बहुवचन का संबोधन और इस बहुवचन का ओंकार और इसमें रात दिन का फर्क, इसमें बहुत लिखा है, बहुत कहता हूँ मित्रों को, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी आप अभियान छोड़ना ही पड़ेगा। हम नक्सरे हो रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, क्षमा कीजिएगा, आगे बढ़े। सुरेश जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये आशुतोष जी के बात से मैं सोचता हूँ कि आप और मैं दोनों कुमाऊनी हैं, और कुमाऊनी मैंने अभी एक फिल्म भी बनाई है, कुमाऊनी भाषा से मुझे बहुत प्रेम भी है। तो कुमाऊनी और हिंदी, आपका जो महारत है, उसमें आप कुमाऊनी भाषा और हिंदी भाषा के अंतर संबंधों को पे कुछ क्या कहना चाहेंगे? जैसे कुमाऊनी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बिल्कुल एक ध्वनि सूचक शब्द हैं, और मुझे लगता है वो किसी और भाषा में नहीं है। तो मैं कोई आपको ये डिक्टेट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे क्या? जी हाँ, इसमें मैंने काम भी किया है। मेरा वो शोध प्रबंध मैं आपको बताऊंगा, उसको आप देख सकें, क्रियाओं पर मैंने वहाँ ये बताना चाहा है, कहा है प्रमाणों के साथ, कि हिंदी परिवार की भाषा होते हुए भी बोली कहा गया लोगों को। हालांकि बोली भाषा में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, बोली भी भाषा है, भाषा भी एक जमाने में बोली रही हुई है। कुमाऊनी और हिंदी में कुछ मौलिक अंतर हैं, वाक्य रचना संबंधी हैं। कुछ जैसा आप कह रहे हैं कि ये ध्वन्यात्मक शब्द, इसे ध्वन्यात्मक शब्द, अनुरणनात्मक शब्द दक्षिण एशियाई, सभी दक्षिण एशियाई भाषाओं की विशेषता है। लेकिन कुमाऊनी में कुछ अपने शब्द भी हैं। व्याकरण की दृष्टि से जो मुझे लगता है कि कुमाऊनी को एक अलग भाषा सिद्ध करने में मददगार हैं, वो है
कि व्याकरण के शब्द से अगर आप परहेज भी करते हो, तो कर्मवाच्य के लिए ये देखिए, भारतीय भाषाओं में कहीं भी हम कर्मवाच्य बनाने के लिए जा क्रिया, जाना क्रिया का प्रयोग करते हैं। लिखा जा रहा है, मेरे द्वारा किया गया, अमुक ने नेताजी द्वारा कंबल वितरित किए गए वगैरह। अकेली कुमाऊनी मेरी जानकारी में, मेरी सीमित जानकारी हो सकती है, कुमाऊनी में कर्तृवाच्य के लिए एक अलग प्रत्यय है। हिंदी के देखा देखी या हिंदी के प्रभाव से कहिए, क्योंकि कुमाऊनी भाषी, अब कुमाऊनी भाषी कम और हिंदी भाषी अधिक है, हिंदी के प्रभाव से जा वहां भी आ गया है। लेकिन देखिए, मैं उदाहरण से देता हूँ ललित जी, के करीणो, ये करीणो में जो ईण है ये कर्मवाच्य है। कि करीणो, कहाँ जाइणो, कहाँ पे अइणो, अइरो, जइरो वगैरह जैसे कहते हैं, ये जो ईण है ये कर्मवाच्य है। इसको हम हिंदी के प्रभाव में कह रहे हैं, कहाँ जई जानो, तो जई जानो हिंदी से आया है, और जइणो ये कुमाऊनी का है। माने कुमाऊनी में कर्मवाच्य बनाने के लिए जा क्रिया की आवश्यकता नहीं है। एक मोटा लक्षण ये है। और भी कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ अधिक समय नहीं है, एक ही से काफी है पहचान। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुमाऊनी एक अलग भाषा है, उसकी वाक्य रचना की शैली अलग है। उसकी तो वाक्य रचना की सभी आर्य भाषाओं में एक सी है, वो वहां भी है, लेकिन कुछ ध्वन्यात्मक शब्दों में, कुछ प्रयोगों में वो शेष से भिन्न है। तो मैं सवाल अगला आपसे पूछता हूँ पंजी। इसमें एक अध्याय है जिसमें आपने जिसका टाइटल है उभरते मुहावरे गांव और शहर के। ये 13वां अध्याय है। और मुझे ये नहीं मालूम था, मेरी अज्ञानता ही समझिए कि ये मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। तो ये इसमें आपने जो बातें कही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है ये काफी यहाँ पर लोगों को इस पे रुचि होगी। हाँ, ठीक, मुझे मिल गया। उगते उभरते मुहावरे गांव और शहर के, इसमें वस्तुतः इसके आलेख का उद्देश्य तो ये था कि मुहावरे बनते हैं, और अब ऐसा भी होने लगा है कि कुछ मुहावरे शहरों में नए बन रहे हैं। वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में बने हुए मुहावरे, अपना उल्लू सीधा करना, टेढ़ी खीर होना, कोल्हू का बैल होना, अब आज कोल्हू ही नहीं रहे, कोल्हू का बैल होना, ये इस तरह का जो जिनमें एक ग्रामीण पृष्ठभूमि थी हमारी ग्रामीण उस पारंपरिक संस्कृति की, वो आज शहर में पला बढ़ा बच्चा, युवक भी है, बड़े भी, अब तो प्रौढ़ भी हैं, उनको गांव के इन बातों से नहीं पता। इसलिए वो मुहावरे मुहावरे के तौर पर, रटे रटाए प्रयोग के तौर पर ठीक हैं, उनको स्वाभाविक नहीं लगते। लेकिन शहरों में भी मुहावरे बन रहे हैं, कुछ अलग अलग परिस्थितियों बन रहे हैं। चुनाव के दिनों में कुछ मुहावरे बन जाते हैं, रायता फैलाना, फेंकना, और भी बहुत सारे। तो कुछ इस तरह के हैं जो टारगेट का पीड़ित, ऐसा कुछ एक मुहावरा है जो कॉर्पोरेट जगत में उनके लिए टारगेट फिक्स होता है, टारगेट पूरा करना है, ये करना है, उसका जो तनाव है, तो टारगेट का मारा होना। तो ये शब्द हैं जिनको ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप कोई नहीं समझा सकता। हाँ, जैसा आपने कहा कि मुहावरा मूलतः तो शब्द है, और इसका भी बिल्कुल कई शब्द हिंदी में चलाने की कोशिश की। वाक प्रयोग एक शब्द चला, वाक व्यवहार, विशिष्ट स्वरूप, वाक रीति, वाक पद्धति, ये शब्द आए कि हम मुहावरे के बदले, लेकिन मुहावरा ऐसा मुंह चढ़ गया, मुंह लग गया कि ये शब्द कहीं टिक नहीं पाए। और इसी क्रम में मैं एक मुंह लग आए पर ये है कि बहुत से हम लोगों में एक हिंदी में एक धारा ऐसी भी चल निकली है जो ये मान रहे हैं कि भाई ये जो अरबी फारसी तुर्की से आए हुए शब्द, अरबी फारसी से जो फारसी से ज्यादा हैं, और अरबी को अगर हम छोड़ दें वो भिन्न परिवार की भाषा है। फारसी तो उसी परिवार की है जिस परिवार की इधर आर्य भाषाएं, आप भारतीय आर्य भाषाएं हैं। तो आर्य ईरानी भाषा परिवार एक
मुझे लगता है कि कुछ उनके इंटरनेट में थोड़ा-सा असुविधा है, तो उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है सुरेश पंत जी की। मुझे तो लगता है फारसी से यहाँ शब्दों का आना जी, जी। अनेक बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम है, आवाज़ कम है क्या? आपकी आवाज़ में थोड़ा व्यवधान पड़ रहा है। सुरेश जी आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लें। मुझे लगता है अ, जो पेंगुइन की जो एडिटर हैं वो आ गई हैं। मैं उनसे अब ये सवाल जो मैं कहना चाह रहा था मैं उनसे पूछूँगा वैशाली जी से। वैशाली जी आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? आप अपने को अनम्यूट कर नमस्ते लें। ललित जी। नमस्ते, हाँ, कैसे हैं आप? ओह! नमस्कार। चलिए नाइस टू आप सी यू सबको फाइनली। या तो इट्स गुड टू सी तो यू। मैं थैंक यू सो मच जी। फॉर कमिंग। मैं देखिए आपसे ये सवाल एक बहुत ही पॉइंटेड सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए किताब को छापना केवल प्रशंसा पे या किसी लेखक को आप लाइक करें उस पर निर्भर नहीं है। तो आपने ये क्यों डिसाइड किया जबकि इस पर कई पुस्तकें पहले भी आ चुकी थी? सुरेश पंत जी की किताब में ऐसी क्या खास बात थी? अम, आप लोग सबको नमस्ते मेरा। राहुल सर, थैंक यू सो मच। अभी आपका सर का मैसेज आया मुझे तो मैंने कहा कि ज्वाइन कर लेती हूँ। सर की किताब में खास बात ये थी कि सर ने लिखी ही नहीं थी किताब। आ, मैं सर से कनेक्ट हुई ट्विटर ट्विटर के जरिए। और ट्विटर में सर काफी लिखते रहते हैं, लोगों से प्रश्न भी पूछते हैं कि हिंदी में कौन सा शब्द सही है, कैसा बोलना ठीक रहेगा। और ये सब तो मैंने सर को फॉलो करना शुरू किया और थोड़े टाइम में ही मैंने रियलाइज किया कि ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है और इनको छापना और इनकी किताब छापना मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो मैंने फिर सर को मैसेज किया और फॉर्चुनेटली सर ने फौरन जवाब दिया और फिर हम दोनों ने बात की और फिर उस हिसाब से हमने किताब पब्लिश की एक संग। और फिर उसको वर्ल्ड बुक फेयर पे लाए और तब तक काफी लोगों का इसकी तरफ इंटरेस्ट जनरेट हो चुका था। और अब तक ये बुक बेस्ट सेलर है और इतनी अच्छी चल रही है कि अब हम इसका दूसरा वो भी निकाल रहे हैं, एडिशन पार्ट 2 भी निकाल रहे हैं। तो जो अब तक छूट गया है उस वो सब अब उस नए एडिशन में आएगा। तो इसमें जो जो ये किताब ज्यादातर लोगों ने खरीदी है इसमें आपको तो ये मालूम होगा कि किस तरह के लोग हैं जो जो इस किताब को जो कि आजकल अगर आप देखें तो भाषा जो है वो बहुत एक एक आदर्श ढंग से नहीं बोली जाती। हम देखते हैं टेलीविजन जी एंकर्स भी हिंदी जैसे बोली जानी चाहिए वैसे नहीं बोलते। तो इस जी। पर इतना इंटरेस्ट कौन से तबकों में है इस पुस्तक में? एक्चुअली सर की जो फॉलोइंग है वो ज्यादातर उन्हीं लोगों की है जो प्रयास कर रहे हैं कि वो साफ और शुद्ध बोले और जो अपने रोजमर्रा के जीवन में जो लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप लोग जैसे लोग हैं जो और समझना चाहते हैं भाषा के बारे में। और और कई लोग तो नेपाल से टीचर्स वगैरह हैं जो सर की किताब पढ़ रहे हैं और वहां से बहुत अच्छा हमको रेस्पॉन्स आया है। तो अब एक एडिशन नेपाल में भी अवेलेबल है इस किताब का। तो मेरे ख्याल है तो सबके लिए, क्योंकि इतनी अच्छी लिखी हुई किताब है। ऊपर से उसमें छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं, छोटे किस्से कहानियां हैं लोगों को ये बताने के लिए कि इन शब्दों का इस्तेमाल ठीक से कैसे किया जा सकता है, सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। तो जैसे इंग्लिश में एक किताब है वर्ड पार मेड इजी, विच इज मतलब वो काफी बिकती है सब पब्लिशर्स के थ्रू। तो हमारे लिए ये हिंदी की वर्ड पार मेड इजी है एक तरह से। बस आखिरी सवाल है कि चूंकि वो एक बुद्धिजीवी हैं और काफी उम्र भी है पंजी की, तो आपसे जो किताब को डिलीवर करने के बीच में किसी बात को लेके आप में कोई मतभेद या कोई किसी तरह का कोई ऐसा एनेक्डोट आप बताना चाहेंगी जो कि आप चाहते हैं कि हम लोग सुने?
आप जैसा कि देख रहे होंगे, मैं तो इंग्लिश में पब्लिश करती हूँ। ज्यादा शुरू में मैं इंग्लिश में ही पब्लिश करती थी, और मेरी भाषा तो बिल्कुल मिक्स्ड है। ये हिंदी का बैकग्राउंड मेरे पास है नहीं कि मैं, मतलब मैं कोशिश भी नहीं करती अब, पर ये जरूर कोशिश करती हूँ कि अच्छा बोल पाऊँ। उसके अलावा भाषा पे ध्यान देना तो मैंने छोड़ ही दिया है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सर के पास बहुत पेशेंस है कि वो मेरी भाषा जिस भी तरह से होती है वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। और दूसरा ये कि मुझे सर बहुत कॉन्शियस रहते हैं चीजों के बारे में, और कई बार मुझे ऐसा हुआ है कि कई बार हमने गलतियां की हैं छापने के दौरान, कुछ त्रुटियां रह गई किताब में, तो मैं कहती हूँ सर आप चिंता मत करिए, मैं करा दूंगी। फिर सर को लगता है कि मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया, फिर सर मुझे कहते हैं कि तो कि मुझे शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर मैं कहती हूँ नहीं सर डोंट वरी, ये तो हमारा रोज का काम है। तो इस तरीके का हम लोगों के कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, पर ऐसा खास कोई मतभेद नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग आपस में हमारा मन, हम लोग सब अच्छी किताब निकालना चाहते हैं। वो अगर हमारा सेम गोल रहता है तो फिर आसान हो जाता है आपस में बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू, आपने मेरे को कुछ चीजें आपने हमसे बुलाया। शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सुरेश पंत जी, आप अपने ये जो अनुभव आपका हुआ इस पुस्तक को लिखने के दौरान, इस पर कोई खास बात आप कहना चाहेंगे? आप अपने को अनम्यूट कर लें। अब मैं जी सुनाई ठीक, सुनाई पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। हाँ, बिना लाग लपेट के अगर मैं कहूँ तो जैसा अभी वैशाली ने कहा था कि इसलिए कहा कि इन्होंने किताब लिखी ही नहीं थी। सचमुच मैंने सोचा नहीं था कि किताब कैसे मैं करूं। जब इन्होंने प्रस्ताव दे दिया, एकदम आकाशीय प्रस्ताव ये आया, आकाशीय विधा से ही आया और आकाशीय माध्यम से ही आया, तो मैंने इनको हाँ तो कह दिया। लेकिन मेरे पास कोई निश्चित रूपरेखा नहीं थी। लेकिन मुझे ये लगा कि जीवन भर चूंकि हिंदी से मैं काम करता रहा हूं, तो ये लगा कि जो मैं कहूं वो शास्त्रीय शैली में न हो, कम से कम तकनीकी शब्द हों, ताकि लोग मैं जो कहना चाहता हूं उसको पढ़ते सुनते हुए भागे नहीं, उसमें रुचि लें। तो उसमें मेरी जो थोड़ी सी व्यंग्यात्मक शैली है वो काम आई। कहीं हंसी एनेक्डोट्स वगैरह वो मैंने पिरोने शुरू किए। और सचमुच मुझे ये विश्वास नहीं था, विश्वास तो छोड़िए, कोई पहले से कल्पना ही नहीं थी कि पुस्तक लोग इस तरह से हाथों हाथ ले लेंगे। मैं पाठकों का मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पाठकों ने उसे लिया। और मेरा प्रयत्न इस मामले में सार्थक हुआ कि उसको उपयोग, जिसको हिंदी बरतने वाले हम कहें, हिंदी बरतने वाले लोग उसे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। मेरे पास इतने संदेश आते हैं कि मैं कभी कभी डीएम के रूप में या किसी और रूप में भी, अभी कल रात एक मित्र ने, शायद आज इस पे हों, उनका आया कि साहब एक अमुक अमुक शब्द पर आपने ऐसे लिखा है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। वो बड़े विद्वान हैं। मेरा ध्यान गया, मैंने कहा हाँ सचमुच इसमें कुछ गलती गई है। तो ये छोटी मोटी गलतियां, चूंकि पहला प्रयास था उसके रूप में आने का, मेरा ख्याल है ये पुस्तक को लोकप्रियता, जैसा आप लोग कह रहे हैं, इसीलिए मिली है कि मैंने इसको पाठक के स्तर पर आकर लिखना चाहा है। और मैंने कहीं, एक विद्वान मैं अपने को मानता ही नहीं हूँ, और मैंने कहीं भी अपनी कोई विद्वतापूर्ण शैली, यहाँ तक कि भाषा में भी मैंने अपने को बड़ा, अगर इस शब्द के प्रयोग में पाबंदी ना हो, अपने को बड़ा लिबरल पाया है। धन्यवाद। नहीं बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूँ। और आप, बल्कि आपका तो एक चैप्टर है जिसका शायद शुरुआत ही इससे होती है, तेरा क्या होगा कालिया। तो मतलब ये है कि मतलब एक इस तरह का स्तर से आप बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप किताब नहीं लिख रहे हैं बल्कि बात कर रहे हैं लोगों से। तो वो हाँ, उसको हमने बहुत अप्रिशिएट किया। तो अब मेरे ख्याल से ये वो वक्त है जब हम राहुल देव जी को लाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या इस पर कहना चाहते हैं। राहुल जी। धन्यवाद ललित जी। और वैशाली यहाँ आ गई है तो ये बहुत अच्छा लग रहा मुझे, और स्वागत है वैशाली। तो पहला तो मैं स्वागत और धन्यवाद तो वैशाली को ही दूंगा कि वो बिल्कुल आदर्श प्रकाशक है। उसने ये ढूंढा, उसने ये विचार किया
नहीं तो आप सोचे कि हिंदी कितनी अमूल्य चीज से वंचित रह जाती। और मैं ये कहूंगा कि सुरेश जी हिंदी की एक निधि है, संपदा है। ऐसा कुछ वो जितने पहले सामने आती हम लोगों के, मैं खुद अपने को क्या कहूं कि मेरा परिचय भी उनसे आकाशी ही सही पहले होता, और जितना पहले होता उतना मुझे लाभ होता। और मैं समझता हूँ कि उनको पढ़ने वाला, जानने वाला हर व्यक्ति ये मानता होगा कि पहले मिल जाते तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे गुरु जब भी मिल जाएं तो इसको एक मैं कहूँगा कि वरदान के रूप में ही, प्रसाद के रूप में ही लेना चाहिए। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ। मैंने उनको मन से तो अपना भाषा गुरु मान ही लिया है, आज सबके सामने मैं कहना चाहता हूँ। उनकी जो शैली है इस पुस्तक में, उसमें आपको वैयाकरण जो है वो तो कहीं ढूंढने से ही नहीं मिलेगा। उसमें एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो भाषा के प्रेम से लबालब है बिल्कुल, और वो उससे कितने रूपों में और उसके हर रूप से उससे प्रेम करता है और उसमें रस पाता है, और वो सक्षम है उस रस को अपने पाठकों तक पहुंचाने में। मैं समझता हूं कि किसी भी विषय के लिए, विशेष तौर पर भाषा के लिए, भाषा में रस जब तक ना आए तब तक वो ना तो मजा आता है, ना वो आगे बढ़ सकती है। इस पुस्तक में केवल सुरेश जी की विद्वत्ता जो है, जो कि निसंदेह है, वो दिखती है। उसको वो कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, वो छुप नहीं सकती। वो तो है ही, लेकिन मैं उनमें जो इसके लेखक का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित पाता हूँ, मुझे उतना ही ज्यादा प्रभावित और आकर्षित करता है। एक व्यक्ति के रूप में इस पुस्तक में जो सुरेश पंत दिखते हैं, वो एक बहुत सज्जन, एक बहुत प्यारे, बहुत संतुलित, बहुत धैर्यवान और बहुत रोचक और सरस व्यक्ति के रूप में, जो रस से भरा हुआ है, वो दिखता। इस पुस्तक में आपको अगर मैं ये पूछूं राहुल जी की सबसे ज्यादा मजेदार बात और बड़ी अपीलिंग बात, जो कि आपको विचारों के स्तर पर भी और एक तरह से प्रस्तुतिकरण के स्तर पे भी जो बात आपको याद है, वो आप बताना चाहेंगे? याद तो जैसे मैं देख ही रहा था, एक उनका अध्याय है, और मैंने उसको अलग से रखा कि इसकी बात करने का मौका मिला तो करूंगा। ये है अध्याय 69, ने की मनमानी। तो इसको अगर हम देखें तो ने यानी हम सब जानते हैं कि, और अब पूरा पढ़ना तो अभी यहाँ ठीक नहीं होगा, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जी। उन्होंने जिस तरह से इसको लिखा है, तो वो उसमें प्यार की भी बात कर रहे हैं। उसमें वो पति पत्नी के संबंध का विच्छेद, उस संबंध में किसी दूसरे का आ जाना, इस पूरे दृश्य को वो लाकर उसको इतना रोचक बना देते हैं कि उनके भीतर बैठा जो रोमांटिक है, वो भी झांकने लगता है बिल्कुल सामने, और बहुत मजेदार है। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ ने के कर्ता से जुड़ते ही उसके मन में अपनी जीवन संगिनी क्रिया के प्रति मानो उदासीनता का भाव पैदा हो जाता है, और वो क्रिया से विमुख हो जाता है। यूं कहिए कि दोनों में संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्ता का आसरा छूटने पर विवश होकर क्रिया कर्म से संबंध जोड़ लेती है। अब देखिए, इसकी रोचकता समझिए, इसके पीछे की एक मैं कहूंगा रचनात्मकता समझिए। तो ये अगर मैं तो वैशाली से अब ये कहूंगा कि वो अगली पुस्तक भाग 2 के बाद जो लिखवाए सुरेश जी से, वो व्यंग की लिखवाए, व्यंग और हास्य की। सच में ईमानदारी से कह रहा हूँ, उनके भीतर एक बहुत बहुत उत्कृष्ट, बहुत महीन व्यंग्यकार बैठा है, और भाषा के साथ व्यंग के खेल, अगर वो खेल वो कर सकते हैं सुरेश जी, जो चाहे वो कर सकते हैं, तो बहुत एक मजा आएगा। अब कुछ गंभीर बातें। ये पुस्तक तो ऐसी है, जिन्होंने भी पढ़ी है वो जानते हैं कि जितनी बार पढ़िए, जितने बार पढ़िए उसी अध्याय को, तो भी नई नई बातें समझ में आती हैं, क्योंकि
दिमाग में बैठाने के लिए बार बार पढ़ना जरूरी है, दोहराव बहुत जरूरी है सीखने के लिए। और मेरी अपनी इतनी गलतियां थी हिंदी के बारे में, वो उनमें से बहुत सी इसको पढ़कर, और सुरेश जी को ट्विटर पर भी उनको पढ़कर दूर हुई। मैं भी हिंदी की पृष्ठभूमि से नहीं आया हूँ, तो हिंदी के व्याकरण से और उसके लेखन से भी बहुत गहरा कोई परिचय बहुत पुराना मेरा नहीं रहा है। एक सामान्य पाठक के रूप में जरूर रहा है, लेकिन उसके प्रति गंभीर होना तो मेरा बहुत बाद में शुरू हुआ, बहुत बाद में। तो मेरे अपने भाषा की समझ में और शब्द भंडार में और मेरे उपयोग में, मेरे भाषा के प्रयोग में बहुत गुणात्मक बदलाव और सुधार उनके कारण आया है। बहुत एक बड़ी बात बात है। तो जी 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 नहीं, तो बताएं बताएं, आप अपनी बात कर लें। एक तो एक जिज्ञासा मेरे मन में थी, यहाँ सभी भाषा के लोग बैठे हैं, तो मैं ज्यादा सुरेश जी से, क्योंकि उसकी थोड़ी सी भी बात भी हुई संस्कृत के बारे में, सुरेश जी ने ही कहा, तो एक मन में संस्कृत को देखते हुए और अक्सर प्रश्न उठता है कि संस्कृत से पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृत पहले थी और फिर संस्कृत आई, या संस्कृत पहले थी और प्राकृत उसके बाद आई? क्योंकि हमें कई जगह ऐसा मिलता है कि एक ही नाटक में, जैसे उत्तर रामचरित में हम पाते हैं कि सीता प्राकृत में बोल रही हैं और वनदेवी संस्कृत में बोल रही हैं। तो यानी ये जो भाषाओं के विकास का क्रम है, उस क्रम में ये भाषाएं कहाँ कैसे आती हैं, ये एक तो मेरी जिज्ञासा थी सुरेश जी से। तो अगर पहले इसी पे बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो सुरेश जी, आप इसका जवाब दें। और हमारे पास कुछ सवाल भी उठे हैं। ऋतु चतुर्वेदी और हिमान्या सवाल पूछना चाहती हैं, पर राहुल देव जी के सवाल का आप उत्तर दें असल में सुरेश जी। राहुल देव जी के प्रश्न का उत्तर जटिल है, और उसके लिए मैं समझता हूँ मुझसे अधिक सटीक उत्तर तो आदरणीय शिवकांत जी दे सकते हैं। अपनी तारीफ में शायद देंगे नहीं, ये सचमुच कह रहा हूँ। कहने कौन था, जैसे मैं इनकी एक ही बात को उठाता हूँ कि नाटकों में स्त्री पात्रों से और निचले वर्ग के पात्रों से प्राकृत बुलवाई गई है। दो बातें हैं कि एक तो नाट्य शास्त्र का जो व्याकरण है भरत मुनि से लेकर के आगे, उसमें यह तय उसके नियमानुसार ये है कि स्त्री पात्र संस्कृत वो लोग बोलेंगे जो नायक है या उसके नजदीक हैं, और आम जनों में प्राकृत चलेगी। और प्राकृत भी दो तीन कई तरह की थी, उसका प्रयोग हुआ है। एक कारण था कि भाई उसका व्याकरण ही संस्कृत का नाटक में क्या हो इसे निर्धारित करने वाला जो सिद्धांत था वो ये कहता था। दूसरी ओर से ये भी है कि ये पुष्ट होता है कि तब लोक भाषा संस्कृत शायद नहीं थी। अगर लोक भाषा संस्कृत होती तो फिर सीता हो चाहे वासव दत्ता हो चाहे कोई हो, वो संस्कृत में ही बोलती। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर बहस है, और निश्चित रूप से ये पिन पॉइंट करना भी कठिन है कि प्राकृत पहले, कम से कम पाली पहले थी, प्राकृत पहले थी या संस्कृत बाद में थी। ये जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा कि संस्कृत नाम में ही है कि किसी भाषा का संस्कार करके बनी हुई भाषा, वो लोकप्रिय हुई, उसके लिए नियम बनाए गए। आचार्य पाणिनि उनसे पहले भी थे, पाणिनि जी ने बनाए जो। तो भाषा तो कोई थी, वो क्या थी उसका पहचान करना बड़ा कठिन है। उसमें दो तीन मत हैं, उधर उसे मैं सौंपता हूँ, उनको बाद में बताएंगे। और कोई प्रश्न था आपका? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, पर चूंकि आज यूके हिंदी समिति से कुछ विद्यार्थीगण भी आए हैं, तो मैंने अभी ये नोट किया है कि ऋतु चतुर्वेदी जी एक सवाल पूछना चाह रही थी, और हिमान्या अभी सवाल, अगर ऋतु चतुर्वेदी अगर वहां पर है तो पहले वो अपना सवाल पूछ सकती है। ऋतु, आप वहां पर हैं? ऐसा लगता है कि ऋतु नहीं है, पर आई थिंक मुझे लगता है हिमान्या आप वहां पे हैं, आप अपना सवाल पूछें। उसके बाद विजय राणा जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हिमान्या, आप अपना सवाल पूछें अनम्यूट करके। जी नमस्ते, मेरा नाम हिमान्या कमठान है, और मेरे से आपसे ये प्रश्न है कि आपने जो बोला कि हम लोग अभी अनुनासिक संबोधन प्रयोग करते हैं, तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, और पुराने जमाने में कैसा संबोधन किया जाता था
ताकि हम फिर से उसका उपयोग कर सकें और लोगों को सही कर सकें? सुरेश जी को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उनका विजुअल चला गया है। सुरेश जी, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो आप इसका जवाब दें। It just says Suresh Pant left. Maybe something happened with their internet. मे बी यू आर राइट। तो मुझे लगता है चेयर आज के शिवकांत जी हैं। शिवकांत जी, आ गए, आपको आ गए, पूरा आ गए। अधिकार है अगर आप इसका जवाब देना चाहें। नहीं, आ गए। अच्छा, आ वैसे गए। इसका जवाब ये है कि आप बिना अनुनासिक के बोलें। जैसे किसी को संबोधन करना हो, जैसे मैं बच्चों की कक्षा में हूँ, तो मैं बच्चों को ये कहूँगा, बच्चों, भाइयों, बहनों, ओ नहीं लगाऊंगा। और ये ओ की जो अनुनासिक की जो बीमारी है, जो सुरेश पंत जी बता रहे थे, ये इससे और ज्यादा भयानक है, ये और फैल रही है। क्योंकि सोच में भी लोग सोच कर रहे हैं और पूछने के लिए भी पूछते हैं। जी। और ये जो है वो पूर्व का असर है। I'm sure सुरेश जी मेरी बात से सहमत होंगे। तो जो हमारी पूर्विया बोली है, उसमें सोच जब हम बोलते हैं कि आपका सोच, पहले बात तो की और के को लेकर के बहस है कि सोच पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ये हिंदी के साथ, क्योंकि व्याकरण का संबंध, व्याकरण की जो पकड़ है वो हिंदी पर ढीली होती जा रही है, इसलिए ये इस तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। दरअसल सोच पुल्लिंग होना चाहिए और है ही, लेकिन उसका स्त्रीलिंग में धड़ल्ले से प्रयोग होता है। आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच बुरी है, क्योंकि थॉट से उसका संबंध जोड़ा जाता है। सोच आप अंग्रेजी में रहे हैं, लेकिन बोल आप हिंदी में रहे हैं, इसलिए आपको वो स्त्रीलिंग दिखाई देता है। तो स्त्रीलिंग तक तो चल जाता था, अब उसके आगे आप उसमें ओ भी लगा रहे हैं, तो आपकी सोच कैसी है? तो आपने पूछ लिया क्या? तो ये जो अनुनासिकता की बीमारी है, ये हिंदी में ज्यादा फैल रही है और इसे हमें मतलब सावधान होकर के थोड़ा सा, जिसे सुरेश जी अपनी किताब में शुरू में कहते हैं, ये पुस्तक उनके लिए है जो हिंदी बरतना चाहते हैं, बरतते हैं और सीखना चाहते हैं। तो हम हिंदी बरतने वाले हैं, तो हमको जिस चीज को हम बरत रहे हैं, जिससे हम संप्रेषण कर रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसका ध्यान रखे बगैर संप्रेषण करते जाएंगे तो हमारा संप्रेषण खराब होता जाएगा। मेरे ख्याल से सुरेश पंत जी भी मुझे नजर आए थे। सुरेश जी भी अगर इस पे कुछ जोड़ना चाहते हैं, या अगर वो संतुष्ट हैं शिव जी के उत्तर से, तो ठीक है। और फिर नहीं तो हम दूसरे सवाल पे जाएंगे। हिमान्या, आपको अपना जवाब मिल गया होगा, और रितु चतुर्वेदी अगर है तो वो अपना सवाल पूछ सकती हैं, और वरना फिर हम रितु चौधरी, आर यू देयर? आप सवाल, हाँ प्लीज अपना तो अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछिए। सॉरी, मेरा कोई ऐसा सवाल नहीं है। जी। बस मैं एक हिंदी पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ और थोड़ी संस्कृत भी जानती हूँ। सो मैं एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन। यस, थैंक बहुत यू। अच्छी बात है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मेरे ख्याल से हम कुछ सवाल और लेंगे। विजय राणा जी हमारे सहयोगी और बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर और लेखक यहाँ पर हैं। विजय जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, धन्यवाद ललित। और मुझे लगता है सुरेश जी शायद हैं कि नहीं है? सुरेश जी यदि नहीं है, लेकिन मुझे फिर लगता है जो मेरा जो प्रश्न है, और प्रश्न क्या कहिए, एक जिज्ञासा है कि भाषा की जो कल्पनाशीलता है, भाषा के प्रयोग की जो कल्पनाशीलता है, उसको आधुनिकता कैसे प्रभावित करती है? और ये सवाल अभी कुछ दिन पहले मेरे मन में उठा, क्योंकि मैं YouTube पर एक कव्वाली देख रहा था, ना तो कारवां की तलाश है, और उसमें एक जगह कहीं आया शब्द जनक दुलारी। तो और फिर मैंने उसके बारे में जो सोचना शुरू किया, तो हमारे समस्त प्राचीन साहित्य में, ये तो 60 मेरे ख्याल 50 या 60s की फिल्म है, लेकिन उससे पहले हमारे सारे जो लोक भाषाओं से जुड़े हुए तुलसी के ग्रंथ हों, सूर के हों, वहाँ अक्सर इस तरह के प्रयोग पाए जाते हैं, जिसमें जनक दुलारी, दशरथ सुत, या कहिए कि कुंती पुत्र, गीता में इस तरह की चीजें हैं। लेकिन आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि
कोई कहेगा कि ललित दुलारी उत्तरा के लिए, या कहीं लिखेगा, लिखने का तो कोई साहस ही नहीं कर सकता। तो ये जो, और इस तरह से कितने नाम बन जाते हैं सीता के या राम, प्रभु राम के, इस तरह से। तो कहीं ऐसा है हिंदी के साथ एक समस्या यह है कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते जाते हैं, हम कहते हैं ये पुरातन पंथी प्रयोग है, इनका हम अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। और क्या इस बात से हिंदी समृद्ध हुई है या हिंदी गरीब हुई है? तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि यदि यहाँ सुरेश पंत जी हैं, कि आधुनिकता किस तरह से भाषा और उसकी कल्पनाशीलता को प्रभावित करती है। सुरेश जी, विजय जी, आपका सवाल हम लोग समझ गए। अब सुरेश जी, आप एक और एग्जांपल मैं देता हूँ क्रिकेट से। अभी पिछले दिनों कुछ साल पहले की बात है, मैं कहीं से आ रहा था और मैंने ट्रेन में, यहाँ लिए तो ब्रिटेन की घटना है, बर्मिंघम से मैं लौट रहा था एक क्रिकेट मैच कवर करने के बाद, तो मैंने ट्रेन में कहा कि बल्लेबाजी में जो है पाकिस्तान की टीम खराब थी। तो वहां एक कोई 10 साल का बच्चा था जो भारत से आया हुआ था। वो कहता है, अंकल जी क्या आप क्रिकेट कमेंटेटर हैं? तो मैंने कहा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा हाँ बताओ क्यों क्यों कह रहे हो ये बात? तो उसने कहा कि अभी हिंदुस्तान में बल्लेबाजी कोई नहीं बोलता, सभी बैटिंग बोलते हैं वहां पर। तो केवल दूरदर्शन के क्रिकेट कमेंटेटर को छोड़ के बल्लेबाजी शब्द का इस्तेमाल कोई नहीं करता। वो 10 या 11 साल का बच्चा था जिसने मुझसे ये कहा। तो मैं जाना था समय के प्रवाह के साथ, आधुनिकता के साथ, किस तरह से भाषा के प्रयोग संकुचित होते चले जाते हैं या विस्तृत विजय जी, दोनों। विजय जी, आपका सवाल हम लोग समझ गए। तो मुझे लगता है कि पंत जी, आप इसका बहुत ही संक्षेप में उत्तर दें, क्योंकि 3 सवाल हमारे पास और हैं और जिसमें सारे यंग लोग हैं। तो आप शिव जी या पंत जी इसका जवाब दे सकते हैं जो सवाल विजय जी ने किया। हाँ, क्षमा कीजिएगा, मैं इनके सवाल को पूरा सुन नहीं पाया था क्योंकि मेरे सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई थी। खैर, मैं जितना सुन पाया हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि हम संकुचित हो रहा है दायरा भाषा का। अगर हम दृढ़ता से, मतलब किसी एक लाइन को पकड़ लेते हैं, उसको बदलना नहीं चाहते, नई शब्दावली को ग्रहण, मैंने संकेत भी किया था, नई शब्दावली को नहीं ग्रहण करना चाहते। जैसे वो बच्चे का उदाहरण इन्होंने दिया कि हमारे यहाँ तो सब, हिंदुस्तान में तो सब बैटिंग कहते हैं। बैटिंग तक तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ना गनीमत है, हालांकि बल्लेबाजी है। संकेत एक बार पहले भी हुआ है कि कुछ एक धारा ये चल पड़ी है कि हमें अरबी, फारसी, तुर्की से आए हुए शब्दों का बहिष्कार करना है। ये चिंताजनक होगा नहीं। मैं कम से कम इतना अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इन शब्दों के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो बल्लेबाजी, बैटिंग के स्थान पर दोनों को एक दूसरे का विकल्प मान लीजिए, कर लीजिए, लेकिन यही नीति अगर हम अपनाएंगे तो भाषा का स्वाभाविक विकास रुक जाएगा। भाषा एक, मैं अक्सर कहा करता हूँ, आप लोग जानते ही हैं, एक सतत विकास है, एक नदी की धारा है, उसमें ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायकाएं आती रहती हैं, उस जल में एकाकार होकर आगे बढ़ती हैं। जल का मान बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसकी गति बढ़ती है। तो भाषा का भी लगभग यही हाल है कि अड़ोस पड़ोस की और भाषाओं के, जिन भाषाओं से संपर्क हो रहा है, दूर की सही, लेकिन अगर वो संपर्क हो रहा है तो उसकी शब्दावली आएगी, उससे हम परहेज नहीं कर सकते। और ऐसा करके हम इनकी बात से सहमत हैं कि भाषा को संकुचित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। भाषा को बहने देना चाहिए। हाँ, कहीं अंकुश जरूरी है व्याकरण का। अब चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे यहीं पर इतना ही अधूरा ही कह रहा हूँ, लेकिन यही उत्तर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। देखिए, 4 सवाल और हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें बहुत जल्दी जल्दी इसके उत्तर देने होंगे, क्योंकि हम शिवकांत जी को सुनना चाहते हैं, उनके विश्लेषण को। मैं भी चाहता हूँ। हाँ, तो कृष्णमाचारी एक युवा है जो कि हिंदी समिति के स्टूडेंट हैं। तो मैं चाहता हूँ कृष्णमाचारी, आप अपना सवाल पूछें और बहुत ही शॉर्ट में पूछें, बहुत लंबा करके ना पूछें। कृष्णमाचारी। मेरा प्रश्न था कि एक हिंदी का एक नया विद्यार्थी शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सरल तरीके में कैसे सीख सकता है, समझ सकता है? धन्यवाद। हाँ, बताएं पंत जी। धन्यवाद कृष्णमाचारी। शब्दों का, हिंदी का एक नया विद्यार्थी, सबसे पहले तो उसको मेरा परामर्श ये होगा कि वो हिंदी को पढ़ने की अधिक से अधिक प्रवृत्ति डाले। कहाँ से शब्द आया इसके बारे में पहले से चिंता करना आवश्यक नहीं है। हमारा शब्द भंडार बढ़ेगा और हम उससे बरतने लगेंगे, प्रयोग करने लगेंगे अगर,
तब यह स्वाभाविक प्रश्न आता है कि भाई ये तमिल में हम इसे ऐसे बोलते हैं, तो या अच्छा हिंदी में ऐसा क्या, हमारी मातृभाषा में कैसे था और यहाँ कैसे है, क्यों है। वो जब क्यों वाली धारण वो बात मन में पैदा होती है, तब हम व्युत्पत्ति की ओर जाते हैं। इसलिए शब्द कैसे बना ये निर्भर करेगा हमारे भाषा के पूर्व ज्ञान पर, कह लीजिए। अगर हम एकाधिक भाषाएं जानते हैं तब हम तुलना कर पाएंगे कि ये वहाँ ऐसा है शायद, या उसके समतुल्य ये है, तो इसलिए हमारी भाषा में कैसे कहा जाता है। और प्रारंभ में व्युत्पत्ति जानना बहुत आवश्यक भी नहीं है, प्रयोग जानना बहुत आवश्यक है। प्रयोग अगर हम भाषा को बरत लेते हैं, प्रयोग करते हैं, तो धीरे 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 हमारी ये समझ बढ़ती चली जाती है। धन्यवाद। इसके बाद शैवी ने एक सवाल पूछा है, पर मैं शैवी के पास जाने से पहले बंबई से प्रियदर्शन पंत कुछ पूछना चाहते हैं। पंत जी, अगर आप अपने को अनम्यूट करें, आपका हाथ उठा हुआ है, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं संक्षेप में। प्रियदर्शन पंत जी। धन्यवाद और सबको नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल एक कुछ हवा ऐसी चल रही है, बल्कि कई सालों से चल रही है, जबकि एक नई भाषा बन रही है जिसको मैं बोलता हूँ जाओ आप जाओ वाली हिंदी। यानी कि वो आप बोलेंगे फिर कहेंगे बैठो, आप जाइए न कहने के। और ये मेरे ख्याल से पंजाबी से उतर के यहाँ आई है हिंदी में। तो इस चीज को कैसे, मतलब इस समस्या का हल करना पड़ेगा। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या है कि लिपि में भी फर्क है। जब हम स्कूल में थे, मैं तो अंग्रेजी किस्म के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, पर हम तो बच्चे थे, तो हमारे पास कोई विकल्प था भी नहीं। लिपि में भी अक्षरों को बदला गया है, जैसे कि झ। अब वो पहले झ ऐसा होता था जैसे भ लिख करके पीछे को एक पूंछ बना दी, तो वो झ होता था। और ण इसी तरह से अब ये जो आजकल जो ण है वो अलग है, और पहले जो ण होता था वो अलग था। तो इस तरह के और भी कुछ अक्षर हैं, मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर इन चीज़ों को भी आप इतने बड़े जानकार हैं, शास्त्री हैं इस विषय पर, कुछ करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, इसको थोड़ा और मतलब लोगों को इसमें रुचि आने लगे हमारी भाषा है करके। धन्यवाद। हाँ, आपकी ये बात तो बड़ी अच्छी लगी कि आप खाओ आप जाओ वाली हिंदी ये आ रही है। और असल में क्या है ना कि भाषा आगे बढ़ती है, व्याकरण पीछे चलता है। अभी जैसे मैं एक धारा नदी का प्रवाह की बात कर रहा था, व्याकरण भाषा को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन भाषा आगे निकल जाती है। आप खाओ आप जाओ वाली बात भी लगभग इसी तरह की है। आप जाइए आप खाइए, शिष्ट प्रयोग में यही था। आप जाओ अशिष्ट प्रयोग नहीं है, इसका आशय ये मत समझिए कि मैं उसको अशिष्ट हिंदी कह रहा हूँ, वो भी हिंदी का प्रयोग है आज। अब व्याकरण को हम हर जगह ये नहीं कहते। मुझे उन लोगों से बड़ा दिल्ली की भाषा, दिल्ली का मुहावरा प्रयोग करूं, खुंदक आती है कहते हैं। मैंने एक तरह की चिड़ होती है कि जो कहते हैं ना व्याकरण से अशुद्ध है। भाई अगर प्रयोग में आ रहा है तो व्याकरण की चिंता क्यों कर रहे हैं। हाँ, जहाँ शुद्धता की अपेक्षा है, जहाँ विद्वानों के बीच बात हो रही है, जहाँ आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं, जहाँ कहीं आप क्लासरूम में या कहीं भाषण दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो वहाँ तो निश्चित रूप से आपकी भाषा मानक होनी चाहिए यथासंभव। मानक भाषा कोई हमेशा हर व्यक्ति कह भी नहीं सकता। लेकिन आप जाओ आप खाओ वाले जो प्रयोग हैं, ये व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होते हुए भी, यही नहीं इस तरह के अनेक प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होते हुए भी अगर लोक भाषा में स्वीकृत हैं तो उनसे अधिक बचा नहीं जा सकता चाहते हुए भी। दूसरी बात आपकी लिपि और इससे संबंधित थी। देखिए संकेत बदलते रहते हैं, वहां लिपियों में भी सुधार होता है। एक मुख सुख कहते हैं बोलने के लिए, तो लेखन सुख होता है लिपि के लिए। लिपि में भी संकेत कुछ ऐसे हों जो आसानी से लिखे जा सकें। झ, चूंकि झ की आकृति की आपने बात कही, तो झ जैसे मराठी में और अन्यत्र इस तरह का चल रहा था, वो नागरी लिपि का ही है। वो भी एक समानता लाने के लिए उसे हमने ले लिया। ण को भी या ऐसे भी कुछ संकेत बदले गए हैं, वो कोई
धीरे धीरे अब तो प्रचलन में आ गए हैं, अब उनमें समस्या हो नहीं रही है। कितना है? बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी और पंत जी बम्बई से। अब 2 सवाल मैं और लूंगा। दोनों ही युवा हिंदी के स्टूडेंट्स हैं। एक तो रंजना शर्मा है और दूसरी शैवी है। और हिमान्या, आपका हाथ उठा हुआ पर आपने सवाल पूछ लिया, इसलिए अब मैं आपको मौका नहीं दूंगा। बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। तो रंजना जी, आप अपना सवाल पहले पूछिए, बहुत ही संक्षेप में, और अपने को अनम्यूट करके। नमस्कार ललित जी, नमस्कार पंत जी और सभी गणमान्य जो अतिथि हैं इस विवेचना में। मैं अद्वैत शर्मा, जो कि एक विद्यार्थी है फ्लाओ हिंदी क्लासेस में, मैं उसका पिता अतुल शर्मा हूँ। और जी। मेरा प्रश्न ये था आप सभी विद्वानों से कि आज के युग में, जहाँ कि हम लोग यूके और इन सब देशों में रहते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं उनका जो रोजमर्रा का काम वो हिंदी से नहीं चलता। तो इस स्थिति में हम किस तरह से बच्चे क्या करें कि उनकी रुचि हिंदी और अपनी अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें बने, और अभिभावक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी या भूमिका होनी चाहिए कि वो उसको आगे भी लेकर चल सकें जीवन में, अगर आप इस पर कुछ प्रकाश डाल पाए। धन्यवाद। जी पंत जी, आप जवाब दें इनका। नहीं, ये प्रश्न मुझे साफ सुनाई नहीं पड़ा, अटक के आ रही थी आवाज। ये दोहरा सकते हैं या आप लोग में से कोई जी जी समझ पाए? जी आप बहुत ही इसको बहुत संक्षेप में 2 लाइन में आप सवाल कीजिए। जी तो आज की स्थिति में जो हम जैसे लोग जो इन विदेशों में रहते हैं, जहाँ पे कि बच्चों की पढ़ाई और जो बाकी काम है वो अन्य भाषाओं में होते हैं, और इस स्थिति में बच्चों में रुचि कैसे बने हिंदी के प्रति, उसके बारे में बच्चे और अभिभावक क्या कर सकें जो कि आगे तक उनके जीवन में रह सके उनके साथ, और आप प्रकाश डाल। जी, अच्छा प्रश्न है, अब मैं समझ गया इसे। विदेशों में मेरे भी जो मित्र रहते हैं, उनके सामने भी ये समस्या है। ये सीधे देखिए, ऐसा है कि भाषा के संस्कार तो बचपन में ही बनते हैं अधिकतर, और हिंदी अगर उस बच्चे की परिवार की भाषा है, मातृभाषा हो चाहे पिता की भाषा हो या परिवार में किसी और दादा दादी की हो, अगर परिवार में हिंदी का माहौल उसको थोड़ा बहुत दिया जाता है तो उसे हिंदी समझने सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। वो ठीक है कि आप अलग अलग देशों में हैं, वहाँ की भाषा है तो वो सीखेगा ही सीखेगा, अंग्रेजी हो चाहे कोई और हो। हिंदी के संस्कार तो सबसे पहले परिवार से ही मिल सकते हैं उसे। उसके बाद अगर कुछ स्थानों पर तो सुविधाएं हैं, जो वहाँ की संस्थाएं हैं डायस्पोरा की, वहाँ जो अनिवासी भारतीय हैं, उन लोगों ने मंदिरों में या कुछ सत्संग भवनों में या कुछ सोशल जगहों पर, सामाजिक स्थानों पर हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ की हैं। अगर संभव हो वहाँ जा सके तो ठीक है, अन्यथा अब तो ये इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट से हिंदी सिखाने वाले, अभ्यास कराने वाले ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो सिखाती हैं, तो आप उसको अगर रुचि है तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैं जानता हूँ, खुद मेरे परिवार के लोग बाहर सेटल हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने हिंदी को सिखाया है, कहना चाहिए कि हिंदी को जीवित रखा है। उसके लिए बहुत कुछ अभिभावकों को ही करना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आखिरी सवाल लूंगा शैवी से, उसके बाद मैं शिवकांत जी से अनुरोध करूंगा। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुमाऊं के एक बहुत ही शीर्ष कवि त्रिभुवन गिरी जी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने हमारी फिल्म में बहुत इनपुट किया है। त्रिभुवन गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और कादम्बरी मेहरा जी भी यहाँ पर हैं, जो कि ब्रिटेन की बहुत ही सिद्धहस्त लेखिका है। कादम्बरी जी, आपका भी स्वागत है। आप सब यहाँ पर हैं। तो अब मेरे पास समय बहुत कम है, तो शैवी आप अपना सवाल पूछिए, बहुत संक्षेप में, बिना कई लाइन में नहीं, 2 लाइन में। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे पास 2 प्रश्न है। एक तो कि अगर हम ऐसे, हिंदी तो कुमाऊनी से ओरिजिनेट हुआ है, तो अगर मैं कुमाऊनी को सुनूं तो क्या मैं उसे समझ पाऊंगी? और दूसरा कि मुझे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसका कोई सलूशन है? थोड़ा सा स्लो बोल के सुनाइए, तो मैं समझा नहीं आपके प्रश्न को। शैवी, आप धीरे बोलिए, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आप 4 लाइन में भी कह सकती हैं।
हाँ, हाँ। अपनी बात को समझा के आपने कहिए। स्पष्ट कर लिए, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। जी। आपने मुझे बताया था कि कि हिंदी कमोनी से ओरिजिनेट हुआ है, तो अगर मैं कमोनी को सुनूं तो मैं उसे समझ पाऊंगी क्या? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मुझे थ्रिलिंग और पुलिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो क्या उसका मेरा कोई सॉल्यूशन मिल सकता है क्या? पहले में आप क्या कुमाऊनी शब्द का प्रयोग कर रही थी? कुमाऊनी भाषा से तात्पर्य था आपका? जी हाँ। कुमाऊनी और हिंदी तो एक ही परिवार की हैं, और 100% नहीं तो 90% शब्दावली दोनों की मिलती है, और वाक्य रचना समान है। तो अगर आप हिंदी कुमाऊनी की वो शब्दावली कुमाऊनी में आपको उसका पर्याय मालूम है, वाक्य रचना और क्रियापद महत्वपूर्ण है। हिंदी कुमाऊनी के क्रियापद हिंदी से कुछ भिन्न हैं। अगर वाक्य का साँचा कुमाऊनी का आपको मालूम है, तो कुमाऊनी सीखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी भाषी कुमाऊनी सीख सकता है आसानी से, और कुमाऊनी भाषा ही तो खैर बोल ही रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? कि मुझे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? इसका सॉल्यूशन तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको क्या दूं? प्रयोग से ही निर्धारित हो पाएगा। श्रेया जी, आप क्या कुमाऊनी है क्या? नहीं। अच्छा, अच्छा। चलिए, आपको आपके सवाल का जवाब जितना हो सकता था पंजी ने दिया। हाँ, मैं शायद पूरा उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन मैं इसके लिए सीमा ये थी कि मैं इनके सवाल का अधिकांश समझ भी नहीं पाया उच्चारण की वजह से। जी। खैर, आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विचार से हमारा समय जितना हमें अनुमति देता है, उतना हम लोगों ने बात कर ली। क्योंकि ये बहुत ही इस बात में न्याय रखना होगा कि शिवजी की जो विश्लेषण है, उसको सुनने के लिए हम लोग बड़े लालायित हैं। तो मैं शिवजी से अनुरोध करूँगा कि इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में आप अपना संबोधन करें। धन्यवाद। धन्यवाद ललित भाई। जो सोच के आया था, मुझे लगता है उसे मुझे भूल जाना होगा, क्योंकि पंत जी की विद्वत्ता और उनकी बातों से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ से शुरू करूँ। कालिदास की रघुवंश का जो पहला श्लोक वो याद आ रहा है, क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्व चाल्प विषयामतिः तितिर्षुर दुस्तरम मोहाद उडपे नास्मि सागरम। लब्बोलबाब ये है कि उनका काम और उनका ज्ञान वो एक सागर की तरह से है, और मेरे पास जो कुछ कहने को है वो डोंगी की तरह से है। तो मेरी हालत वैसी ही है जैसे कोई डोंगी से महासागर को पार करने की कोशिश करे। फिर भी कोशिश करनी होगी। मैं सोच रहा था कि किस तरह से पंत जी की शब्दों के साथ साथ जो पुस्तक है उसको परिभाषित किया जाए। मुझे लगता है मैं ये सोच के आया था कि ये शब्दों की विकास यात्रा है। उन्होंने संकोचवश मतलब ये बात नहीं कही, मुझे लगता है, क्योंकि फाउलर की डिक्शनरी से आगे का काम मुझे इसमें लगता है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी की एक डिक्शनरी है जो कि अंग्रेजी का लास्ट वर्ड मानी जाती है, न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स, जिसके 14 खंड हैं, जिसको बनाने में 40 साल लगे थे, और मुझे लगता है कम से कम 1000 लोग उसमें काम कर रहे थे, और लगभग पूरे विश्व से एंट्रीज मांगी गई थी, और लोगों ने अपनी अपनी एंट्री भी अपने आप में एक बड़ा विचित्र शब्द है जिसके लिए हमने संस्कृत निष्ठ शब्द बनाया प्रविष्टि। जब जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता वो इंद्राज कहना पसंद करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसका भी बाप है। प्रविष्टि ठीक है, तो प्रविष्टि चल रहा है। प्रविष्टि चल रहा है, तो ये भी एक मूलभूत समस्या है हिंदी की, क्योंकि हिंदी का जो सांचा है, हिंदी और जो उत्तर भारत की जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, मैं 1-2 बार पहले भी इस पर लिख चुका हूं कि क्रियापद और वाक्य संरचना वो हमने प्राकृतों, संस्कृतों और जो वैदिक भाषा है उससे ली है।
तो जब हम नया शब्द सोचने की, गढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें आसानी होती है, हमें उसी से गढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ना। अगर हम मतलब अरबी से और फारसी से और तुर्की से गढ़ सकते हैं, लेकिन फिर वो लिंग और वचन की समस्या होगी, फिर उसमें विभक्तियां कैसे लगाएंगे, और तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। हम उन शब्दों को सीधा ले सकते हैं, वो हमारे शब्द हैं। मैं इस बात से भी बहुत ज्यादा मतलब इत्तेफाक नहीं रखता कि साहब ये अरबी का शब्द है, और अरे किस किस शब्द को छोड़ेंगे आप? किताब है, पुस्तक, तो तमाम तरह के शब्द हैं जो हमने उन सब भाषाओं से लिए हैं, जिसपे आगे चल के मुझे थोड़ा सा उसके बारे में भी कहना है कि भाषा विकास का क्रम क्या है। राहुल जी ने वो सवाल पूछा, लेकिन राहुल जी की मुझे सबसे अच्छी बात वो लगी, राहुल जी ने जो कहा कि भाषा के प्रेम से लबालब नेकी मनमानी का उन्होंने जो उदाहरण दिया, तो उसको देख के मुझे लगता है कि ये जो किताब है ये शब्दों की विकास यात्रा न होकर के एक व्याकरण काव्य है। तो पंत जी को व्याकरण काव्य लिखना चाहिए। मतलब अगर व्याकरण की किताब में काव्यात्मक रस कोई लेखक दे सकता है, तो ये तो पाणिनि के बस की बात भी नहीं थी। पाणिनि तो सबसे रूखा लिख के गए। उन्होंने जो 4000 सूत्र लिखे हैं, उन 4000 सूत्रों को आप केवल मतलब वो आसान बनाते हैं आपका काम। वो एक तरह का मतलब एल्गोरिदम है, भाषा का कोड है वो, तो उसमें कोई रस नहीं है। उसमें अगर किसी ने रस भरने की कोशिश की, कात्यायन भी नहीं भर पाए। प्रसंग आ गया है तो एक बात और यहाँ ध्यान देने की है। देखिए 2500 साल पहले की बात है, पाणिनि एल्गोरिदम बनाते हैं जो कि 3996 या 3995 सूत्र हैं, और उस पाणिनि कहाँ पैदा हुए हैं? शालातुर, जो कि मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में, सिंध के किनारे। अभी भी है वो शहर वहां, उनका नाम शालातुरी है और शालातुर वहां है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो वहां पैदा हुए थे। कात्यायन केरल में पैदा होते हैं। आप देखें पाणिनि के 4000 सूत्रों पर 4000 वार्तिक, और वो जो कात्यायन का वार्तिक लिखने का जो, क्योंकि पाणिनि के लिखते ही उस वक्त भी इसी तरह की बहस थी, लिखते ही लोगों ने उनके अपवाद करने और उन पे आलोचनाएं करनी शुरू कर दी थी, जो अभी हमें उपलब्ध नहीं है। उसमें से बहुत सी चीजें जो है लुप्त हो गई। कात्यायन का वार्तिक हमें उपलब्ध है, वो केरल के थे। उन्होंने केरल से उन पे 4000 वार्तिक लिखे, और उनका बचाव करने के लिए कौन आया? फिर पतंजलि। और पतंजलि क्योंकि लिखते हैं पुष्यमित्रम याजयामः, पुष्यमित्र के लिए यज्ञ कर रहा हूं, इसका मतलब वो पुष्यमित्र के पुरोहित थे, लोग ऐसा मानते हैं। और वो निश्चित रूप से पूर्वोत्तर भारत के थे, वो कहीं पटना और लखनऊ के बीच में कोई जगह है जहां वो पैदा हुए थे। तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ देश की परिकल्पना नहीं थी, मतलब भाषा इतनी सारी 12 प्राकृतें थीं उन दिनों। वैदिक भी मैं प्राकृत ही मानता हूं। आप पाणिनि से पीछे चले जाइए 1000 साल, ऋग्वेद की संरचना हो रही थी। तो वैदिक संस्कृत में और संस्कृत में अंतर क्या है? संस्कृत में जो नियम है वो एकदम सख्ती से पाणिनीय नियम है, उनसे आप एक मात्रा भी इधर से उधर नहीं जा सकते। अगर आप बोलेंगे तो लोग पकड़ लेंगे, हंसेंगे आपके ऊपर। वैदिक संस्कृत ऐसी नहीं। वैदिक संस्कृत में प्रत्यय कहीं का कहीं लगा सकते हैं आप, शब्द को बीच में से तोड़ सकते हैं, उसका लिंग बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी मर्जी से, वो लोक भाषा थी। तो लोक भाषा जो है उसका प्रवाह था, तो वो भी प्राकृत मुझे लगता है। उसको आप पाली कह लीजिए, प्राकृत कह लीजिए, उसको वैदिक कह लीजिए। और तमाम भारत में 12-13 प्राकृतें या 15 प्राकृतें जितनी भी रही होंगी, सारी प्राकृतें थी। उस माहौल में पाणिनि ने व्याकरण बनाई। क्यों बनाई, इस पे आगे बात करेंगे। तो मैं कह रहा था कि देश की परिकल्पना कैसे नहीं थी। आप भाषा के चिंतन पर आप देश के 3 कोने से 3 लोग आकर के लिख रहे हैं, और वो तीनों के तीनों सिद्ध हो जाते हैं बाद में, सब लोग उनकी बात मान लेते हैं, सारा विवाद दब जाता है। तो जब इतना बड़ा विचार था एक संघ का, तो मुझे लगता है ये फिजूल की बहस है।
चीन में इस तरह के देश का भाव था, जो मॉडर्न नेशनलिज्म वो नहीं था। आज की अगर परिभाषा में आप राष्ट्र की परिभाषा लेंगे तो वैसा नहीं था, लेकिन एक देश की भावना थी। वो चीन में थी, भारत में थी, अफ्रीका में नहीं थी। आप जाएं, मुझे दिखा दें आप अफ्रीका में उस वक्त भी, उस युग में भी 50 आपको अलग अलग नेशनलिटीज मिल जाए। तो ये मैं मतलब भटक गया, तो ये व्याकरण काव्य इसको आप कह सकते हैं। और जो चीजें मुझे पसंद आई सबसे बड़ी, जैसे चंदन व चंडू खाना, मुझे अभी तक वाकई में मालूम नहीं था कि चंदन शब्द का जो उद्गम है वो द्रविड़ भाषा से, तमिल से। तो चंडू और वो जो है अफीम के अर्थ में, जब वो पूर्व की तरफ गया तो उसका अर्थ अफीम बन गया, और जो इधर आया सैंडल हो गया, उत्तर की तरफ तो वो मतलब, और पश्चिम की तरफ तो वो सैंडल हो गया, चंदन हो गया। तो चंदन और चंडू खाना, अफीम की बात हुई, कहाँ चंदन कहाँ अफीम। तो संस्कृत का जो चंदन शब्द है, जो घिस घिस के हम लगा रहे हैं वो दरअसल तमिल शब्द है। इसी तरह बात मोहल्ले की, कहाँ से शुरू किया, मोहल्ले से और उस सब से, और घूम फिर के आए जो है अरबी पे कि मोहल्ला जो है वहां मिला जा करके। इसी तरह विकलांग और दिव्यांग की जो बहस चली, जिस तरह से दिव्यांग कहा गया एक तरह से, और मैं पंथी की बात से यहाँ सहमत हूँ, वो मतलब डिफरेंटली एबल लोगों का मजाक, आप उनको मतलब इतना भी आकर के आप उनको दिव्यांग कहेंगे, वो तो अपने आप को दिव्यांग महसूस नहीं करते, तो विकलांग कहने में क्या। तो भाषा के साथ इस तरह की जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए जो होती है। पिता और बाप, पिता कहना सही है, स्वीकार्य है, शालीन है, लेकिन आप किसी को बाप कह दें तो मुझे वो भी जो है अच्छा लगा। इसी तरह काल का अकाल जो हिंदी में है, मतलब संस्कृत में जब यह और श्व था और पर यह और परश्व था, तो हमने उससे क्यों नहीं लेने की कोशिश, कोई कारण रहा होगा, हमें मालूम नहीं है। तो लेकिन देखिए, ये भी एक सुख की बात है, क्योंकि मुझे लगता है ये भी एक भाषा का विकास है। जब हम ये और श्व के बगैर केवल कल से काम चला सकते हैं, कल हुआ था, कल होगा, तो अर्थ समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बात जो है वो संस्कृत वालों को क्यों नहीं समझ में आई, ये तो वहां भी लागू होती है। तो मतलब आप एक शब्द से काम चला सकते थे, वहां तो एक मात्रा पर जो है उत्सव मनाया जाता था। वैयाकरण तो संस्कृत के कहते हैं एक मात्रा बचा लें तो हम ढोल बजाएंगे, तो क्यों नहीं उन्होंने बचाए। तो भाषा में कई बार बड़े चमत्कारिक नतीजे सामने आते हैं, और ये किताब उन नतीजों की तरफ आपको ले जाती है। अब ये है कि अगर आप भाषा विकास का शब्दकोश बनाएं हिंदी का, और हिंदी के शब्दों की गणना करने बैठें, तो कितने लोग, कितने दिन और कितने साल लगे। मैंने आपको अंग्रेजी बताया, अंग्रेजी की जो डिक्शनरी है उसमें 5 लाख शब्द है। 5 लाख शब्दों की डिक्शनरी बनाने में 40 साल लगते हैं, 1000 स्टाफ है, और पूरी दुनिया से एंट्री आती है, तब वो बनके तैयार होती है। उसी तरह अब संस्कृत में डिक्शनरी बन रही है, और संस्कृत की समस्या क्या है, एक शब्द के 70 पर्याय हैं, एक शब्द के 112 पर्याय हैं। उन पर्यायों के साथ आप उपसर्ग और संधि और समास लगा लें, तो कुल मिलाकर के जो इस वक्त डेक्कन कॉलेज में काम हो रहा है, वो भी मतलब संस्कृत शब्द विकास यात्रा कोश, उसे कहेंगे आप, शब्द विकास कोश कह लीजिए। उसमें अभी तक अनुमान ऐसा है उन लोगों का कि 1 लाख करोड़ प्रविष्टियां हो सकती हैं। उसमें 75 साल लगेंगे, और 1064 उसके खंड होंगे, 35 खंड जो है वो प्रकाशित हो गए हैं। तो इतना बड़ा काम होगा। तो अगर आपको शब्दों की विकास यात्रा, हर शब्द की विकास यात्रा को देखना है, पढ़ना है, उसमें रुचि लेनी है, तो आपको इतना संसाधन चाहिए। इतना संसाधन तो संभव नहीं है। शायद यही बात पाणिनि को उस जमाने में 2500 साल पहले पता थी। निश्चित रूप से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा छोड़िए। और इसका हमें देखिए, महाभाष्यकार जो है वो पागल नहीं थे, वो
पाणिनि ने नहीं कहा, उन्होंने तो सूत्र बनाए। महाभाष्यकार ने व्याख्या करते हुए क्या कहा, बृहस्पतिरिंद्राय दिव्य वर्ष सहस्त्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच नान्तम जगाम। बृहस्पति थे वक्ता और समय था दिव्य 1000 साल, अनंत साल हो गए, और हर शब्द की वो एक एक शब्द करके व्याख्या बताते जा रहे थे। और उन्होंने ऐसा शुरू किया और जीवन बीत गया, सारा समय बीत गया, वो भाषा के अंत तक नहीं पहुंच पाए। तो अगर आप शब्द प्रति शब्द उसकी व्याख्या, उसका इतिहास बताने बैठेंगे तो ये संभव ही नहीं है, संभव नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उत्सर्ग और अपवाद की प्रणाली अपनाता हूं। एक नियम होगा, उसका अपवाद होगा, और अपवादों के फिर जैसे अदालतें होती है ना, अदालत है, अदालत में कानून है, कानून के बाद उसका अपवाद है, अपवाद के बाद उसका प्रतिवादी है, फिर उसका और प्रतिवादी। तो इस तरह से उन्हें पूरी अदालत बैठा ली अपने दिमाग में और लगभग 4000 सूत्रों में सारा का सारा समेट दिया पूरी भाषा। और स्थिति जो आज है वो उस वक्त थी। आज हमारे पास 22 भाषाएं हैं, देश में 21-22 भाषाएं हैं शायद, वैसे तो 100 से ऊपर भाषाएं हैं जो मतलब स्वीकृत भाषाएं हैं। और इसके अलावा अंग्रेजी है और पुरानी भाषाओं से जो शब्द हमने लिए हुए हैं, तो वो सारे के सारे शब्द चल रहे हैं। तो या तो आप, जैसा पंत जी की किताब जो है वो बड़ी मनोरंजक है, रोमांच, पढ़ने लायक है, पठनीय है, सारी बातें, या तो आप इस तरह की सैकड़ों किताबें बनाएं और उससे लोगों को सिखाएं, या अगर लोगों को अपनी भाषा को एक संतुलन में लेके चलना। मैं ये नहीं कह रहा कि संस्कृत की तरह से उसको जकड़ दें, लेकिन एक अंकुश अगर बना के रखें, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी में भी तो टेलीविजन में कार्यक्रम होते हैं, अंग्रेजी में अखबार छपते हैं। कभी आपने अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक्स, एक और देखिए अंग्रेजी की चुनौती देखिए, अंग्रेजी में हर साल दुनिया में स्पेलिंग के लिए आपको स्पेलिंग याद करनी होती है ना, 5 लाख शब्द हैं, तो प्रतियोगिताएं होती हैं, और जो कंप्यूटर, जिनके दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, वो प्रतियोगिताएं जीतते हैं। हमें हमारे पुरखों ने ऐसी लिपि बना के दी है और ऐसी व्याकरण बना के दी है, ऐसा व्याकरण बना के दिया, क्षमा करें, कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप व्याकरण के मूल नियमों को जानते हैं, भाषा को जानते हैं, तो आपको ये मतलब प्रतियोगिता बैठाने की जरूरत नहीं है कि ये शब्द मैंने बोला, इस शब्द का की वर्तनी क्या होगी। आप जो है ध्यान से सुने और आपको वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए, वर्तनी और ध्वनि के संबंध की जानकारी होनी चाहिए, आप 100% सही लिखेंगे। तो ये हमें है ना, ठीक है। अब हिंदी में बिल्कुल जो ध्वनि है उसके हिसाब से वर्तनी नहीं है, थोड़ा सा अंतर आ गया है, बीच में जैसे ए है वो चला गया है, तो इस तरह के कुछ परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन फिर भी बाकी दुनिया की भाषाओं की तुलना में हम बहुत अच्छी स्थिति में। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, तो इसलिए व्याकरण लिखा गया था। अब किताब पर लौटता हूं, बहुत अच्छे प्रसंग हैं, जैसे शब्द हैं, जिस शब्द अर्थापकर्ष का उदाहरण इन्होंने दिया, टट्टी है, तो खस की टट्टी ठंडा करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती थी। खस की टट्टी से पाखाने पे अर्थ कैसे चला गया वो उन्होंने समझाया, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आइए आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में टॉयलेट शब्द है, उसके बाद मैंने देखा कि मैंने कहा इधर क्या हुआ है, तो इधर भी तो यही हुआ है। टॉयलेट का मतलब होता था ड्रेसिंग टेबल, जो श्रृंगार की जो मेज है उस पर जो भी सामान रखा जाता था उसको टॉयलेट कहते थे, और उस टॉयलेट से जो श्रृंगार की मेज है उसको टॉयलेट कहा जाने लगा। श्रृंगार की मेज से उसके बाद जिस कमरे में वो श्रृंगार की मेज रखी जाने लगी उसे टॉयलेट कहा जाने लगा, और उसके बाद चलते चलते वो अर्थ कहाँ पहुंच गया, जहां आप प्रसाधन करने जाएं, आज जो टॉयलेट का अर्थ है। तो इस तरह से अर्थ बदलते हैं। इसी तरह से मेरे ख्याल से आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, अगले उसमें आएगा शायद लिंग शब्द है। पूरे संस्कृत साहित्य में देख लीजिए, आपको लिंग शब्द का पुरुष जननेंद्रिय से कोई संबंध नहीं। लिंग का मतलब है चिन्ह,
चिन्नी है, थोड़ा मतलब बाद में आया होगा, लेकिन अब जो है वो उसी में रूढ़ हो गया है। तो अब लोग शिवलिंग कहने से कतराते हैं और शिवलिंग का पता नहीं क्या-क्या अर्थ निकालना शुरू कर दिया। वो इसलिए है ना, वरना हमारे यहाँ तो वरना स्त्रीलिंग क्यों है? अगर लिंग पुरुष जननेंद्रिय में रूढ़ होता तो क्या जरूरत थी उसकी? तो फिर स्त्रीलिंग बनाते नहीं ना, तो वैयाकरण जो इतने पागल तो नहीं थे कि वो ऐसा शब्द कर लेते उसके लिए। तो इसी तरह से हमारे यहाँ शब्दों के अर्थ बदले। अगर जिस शैली में पंत जी ने पुस्तक लिखी है, अगर उस शैली में उसे समझाया जाए तो पढ़ने में मजा आता है, पढ़ने वाला पढ़ता है और उसे जानेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये पहला इनका प्रयास है, इससे पहले मुझे तो नहीं लगता इस तरह का। तो 2 चीजें हो सकती, एक तो ऐसी भाषा में व्याकरण बने जो जिसको पढ़ने में लोग रस लें और उसके नियम माने। मुझे लगता है ये आसान रास्ता है, ये 1, 2, 3 लोग मिलके बना सकते हैं। और दूसरा ये जो बड़ा काम है शब्द यात्रा का, शब्दों की विकास यात्रा का, वो उसके लिए मुझे लगता है अगर सरकार वाकई में कुछ करना चाहती है तो सरकार को एक समिति बनानी चाहिए और हिंदी का विकास यात्रा कोष बनाना चाहिए, जिसमें हर शब्द कहाँ से शुरू होती है उसकी विकास यात्रा और उसकी अर्थ यात्रा उसको आज कहाँ तक लाती है, वो सारा का सारा उसमें दे। और मतलब ये है कि अच्छे मुहावरे के साथ अच्छी उसमें दे तो मुझे लगता है अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं कि फिर मतलब ये जो चीजें हैं जो हमारे यहाँ पुस्तक में भी आया है, फन और फन का जो है आप अंतर समझेंगे, दफा और दफा का समझेंगे, जरा और जरा का समझेंगे, क्योंकि ये नुक्ता जो है वो ठीक है, नुक्ता हमने छोड़ दिया है, लेकिन अब जैसे तमिल भाषी जो हैं वो केवल अनुमान से, उनके पास 2 ही वर्ण हैं, अनुमान से बाकी 3 वर्णों का अंदाजा लगाते हैं। उसी तरह आपको अनुमान से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यहाँ कहने वाले का मतलब बुढ़ापा है और यहाँ कहने वाले का मतलब मामूली चीज है। यहाँ जरा है और यहाँ जरा है, यहाँ जलील है और यहाँ जलील है। तो मतलब इस तरह के दुनिया भर, यहाँ फूल है, यहाँ फूल, सारे ही फूल हो गए। मतलब आप किसी को, अब खुद भी फूल हैं, फूल ही भेंट करते हैं, तो ये समस्या होती जा रही है ना। तो ठीक है, मुख-सुख की वजह से हो रहा है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी पीछे एक मैं देख रहा था, एक वायरल हो रहा था मैसेज कि साहब खाना शब्द जो है वो इस्लामी शब्द पे गौर कीजिए, इस्लामी खान से बना है। नुक्ता तो भाई साहब लगाते नहीं, पत्रकार थे कोई, तो खाना इस्लामी खान से बना है। मुझे लगा यार ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। और उन्होंने एक दोहा भी उसमें कोट कर दिया, खाना खाते खल सभी संत करे आहार, सज्जन भोजन को करे भाषा किया प्रकार। तो साहब तो मतलब ठीक है, इससे कोई भाषा पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कितने बड़े भ्रांतियां जो है फैलाते हैं ये चीजें कि आप खाद से कैसे खाना बन जाएगा। अरे भाई खाद खाता है, खाना, ये जब जाता है जाना, सोता है सोना, जो बोल रहे हैं तो खाता है से खाना क्यों नहीं बनेगा, खान से कैसे खाना बन जाएगा। वो खान जो कि इस्लामी भी नहीं है, जो मंगोलिया से आया है। आपके भोलानाथ जी के संपर्क से मेरी रुचि और जागृत हुई। दरअसल मतलब मुझे आपसे ईर्ष्या होती है, वो मैं उनके सामने रहता था 1 साल मॉडल टाउन में दिल्ली में। मैं जब एमए कर रहा था तो मेरे सामने ही उनका घर था, ई ब्लॉक। तो आपके वो गुरु रहे हैं। तो भाई ताजुज बेकी उनकी जो है, हम उस जमाने में पढ़ते थे, काश कि मैंने उनसे कुछ सीखने की कोशिश की होती। अब दरअसल मुझे विजय भाई की बात याद आती है कि पत्रकारिता में आने का मतलब ये होता है जो कुछ आपने पढ़ा है आज तक वो सारा का सारा भूल जाना, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है बकौल उनके, जिसमें किसी तरह की किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती है। तो जो अनभ्यास विषम विद्या, जो कुछ पढ़ा लिखा था वो भी खत्म हो गया। तो इस मामले में ईर्ष्या होती है, काश ये पत्रकारिता में होकर के हमने पढ़ने लिखने का काम जारी रखा होता। तो जैसे कादम्बरी जी ने अपनी किताब में लिखा है, आज ऐसी बात नहीं है, हमने दुनिया को बहुत से शब्द दिए हैं, नए शब्द हमें गढ़ने पड़ते हैं। हिंदी को नए शब्दों से नहीं भागना चाहिए, हिंदी को जो उसके शब्द हैं उनसे नहीं भागना चाहिए। मैं मतलब हिंदी अध्यापकों से ये बहस सुनता हूँ, कई बार कैम्ब्रिज में सुनता हूँ
कि अरे ये तो हिंदी का शब्द नहीं है, ये तो उर्दू का शब्द है। तो उर्दू का शब्द और हिंदी का शब्द क्या होता है कि जब दोनों का सांचा एक है, आप क्रियापद की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, आप आम शब्द की बात कर रहे हैं। आप पुस्तक की जगह किताब लिख देंगे तो कहें साहब ये तो उर्दू का शब्द है, क्यों है ये उर्दू का शब्द, हिंदी का शब्द क्यों नहीं है? तो इस तरह की जो बहस छिड़ती है, ये भाषा का नुकसान करती है। वो भी हमारा शब्द है, मैं तो कहता हूँ बुक भी हमारा शब्द है, क्योंकि ध्यान से देख मतलब क्या क्या छोड़ेंगे आप? टीम, जो बात टीम में है, आप हिंदी उर्दू का कोई शब्द निकाल करके देख लीजिए, वैसा अर्थ आप उससे संप्रेषित नहीं कर सकते। जो बात मूड में है वैसा आप नहीं कर सकते। और आपके पास उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है, आप पास फेल शुरू हो गए हैं तो पास फेल ही चलेंगे। आपको दिक्कत क्या है? हीरो है, फोटो है। जहां आपको ठीक करना है, आप ठीक ये कीजिए कि आप तुक और तुक में अंतर कर सकें। तुक कहाँ स्त्रीलिंग है, कहाँ पुल्लिंग है, कहाँ दही जो है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सोच है कि सोच है, सोच स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, प्रेस है, प्रेस क्या है, मीडिया क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पीठ क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो ये एक बड़ी बड़ी भारी समस्या है हिंदी के सामने, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। और ये बाकी भाषा, और मुझे लगता है हमें भारत में एक जो सबसे बड़ी कमी रही है वो ये रही है कि हिंदी ने अपेक्षाएं बहुत की बाकी भाषाओं से, लेकिन बाकी भाषाओं के साथ कतई सहयोग नहीं किया। होना ये चाहिए था कि भारत की जितनी दूसरी भाषाएं हैं उनका तमाम साहित्य तत्काल हिंदी में अनुदित होना चाहिए था, अच्छे स्तरीय स्तर पर, और हिंदी का उन भाषाओं में होता तो अपने आप एक दूसरे के शब्द जो है वो और ज्यादा जो है इस्तेमाल होने लगते। केवल चंदन से ही काम नहीं चलता, और हमने तोसई अपना लिया है, इडली अपना लिया, तो इस तरह के और तमाम शब्द हम अपनाते जाते हैं। तो शब्द संपदा इससे बढ़ती, भाषाओं की समृद्धि बढ़ती, होना ये चाहिए। हुआ ये है कि नहीं कि साहब ये हिंदी है, ये उर्दू है, ये तो अरबी का शब्द है, ये फलाने का शब्द है, ढिमके का शब्द है। केवल आप अपने व्याकरण पर और वाक्य विन्यास पर जो आपका सांचा है उसको आप बनाए रखें। इसके अलावा आप शब्द लेते रहें, तभी भाषा का विकास हो सकता है। नए शब्द जहां तक बनाने की बात है, आपके पास पाणिनि जी का धन्यवाद कीजिए, धातु पाठ इतना सारा और बाकी तमाम चीजों के। हमारे पास क्रिया शब्द जो हैं, गिने क्रिया शब्द हैं, मुश्किल से मेरे ख्याल से 10-15 हजार होंगे। तो अगर आप उनको एक बार समझ लें, उनसे कैसे शब्द बनते हैं, तो नए शब्द बना सकते हैं। अब नए शब्द तो आपको बनाने पड़ेंगे। ट्रांसप्लांट के लिए आप शब्द नहीं बनाएंगे क्या? एक्सट्रेडिशन के लिए नहीं बनाएंगे, रेंडिशन के लिए नहीं बनाएंगे, तो क्या करेंगे आप? या तो यूं का यूं उठा लीजिए जैसे उर्दू वाले करते हैं, या फिर आप शब्द बना लीजिए। शब्द बनाए हैं लोगों ने, प्रतिरूपण है, प्रत्यर्पण है, प्रतिदान है, क्या मुश्किल क्या है इसमें कि साहब ये तो ज्यादा शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी है। संस्कृत निष्ठ क्या होता है? जो भाषा की प्रकृति है, जो आपके पास औजार है उस तो आप बनाएंगे नया उपादान। जो मिट्टी है उससे तो घड़ा बनेगा, और किससे बनेगा बताइए? तो ये मुझे लगता है बेकार की बहस है, इससे हमें बचना चाहिए। और ये सारी चीजें ये हम करेंगे तो एक पुराना वैदिक मंत्र है, मैं बहुत लंबा काफी बह गया इधर उधर की बातों में, इसके साथ मैं अंत करता हूँ। उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम्, उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम्, उतत्वस्मै तन्वं विसस्रे, जायेव पत्य उशति सुवासा। कुछ ऐसे लोग हैं जो देखते हुए भी भाषा को नहीं पढ़ सकते, जिनको लिपि नहीं आती। जैसे हम लोग हैं, अभी जो मतलब सिंधु घाटी की जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं सकते ना। जब नहीं पढ़ सकते तो हमें मालूम ही नहीं है क्या लिखा है। हो सकता है भाषा वही हो, वैदिक भाषा में ही लिखा हो, क्योंकि हम ब्राह्मी भी तो नहीं पढ़ सकते। ब्राह्मी पढ़ने के लिए भी इतनी पापड़ बेलने पड़े, लोगों ने बेले, तब जाकर के हमें शिलालेख पढ़ने को मिले, शिलालेख पढ़ने में आए। तो जब हम ब्राह्मी नहीं पढ़ सकते तो वो लिपि कैसे पढ़ेंगे? तो हम लिपि पढ़ना भूल गए। तो ऐसे लोग भी हैं जो भाषा को देखते हुए जो नहीं पढ़ सकते, ऐसे लोग भी हैं जो भाषा को सुनते हुए नहीं समझ सकते। क्यों? कि उनका भाषा का संपर्क टूट गया है। अब मुझे अगर आप जो है धारा प्रवाह, कोई
मंडरीन बोलने वाला जो है अच्छी अच्छी बातें, कोई कविताएं पढ़ने लगे तो काला अक्षर भैंस बराबर, मेरे से कोई समझ में नहीं आएगा, तो मैं अपने आप उसी में गिनता हूँ। वो तो तस्मै तन्मम विसस्रे, लेकिन जिसको ये सब आता है उसके लिए भाषा क्या करती है? उसके लिए भाषा जैसे आसक्त पत्नी की तरह से, आसक्त प्रेमिका की तरह से, जबरदस्ती नहीं है, ऐसी प्रेमिका जो आप पर मोहित हो, उसकी तरह से अपना तन बदन खोल देती। तो भाषा वो चीज है जो आपको अलौकिक आनंद दिला सकती है, बशर्ते कि आप भाषा को समझें और भाषा का ध्यान रखें। अगर आप भाषा के साथ बलात्कार करेंगे तो फिर वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करें। धन्यवाद।